a very warm welcome to the today's session based on the Unit 3, that is our schedule. In the Unit 3, our current target is the topic attitude. Right. So a very warm welcome. ठीक है, अभी हमारा क्या टारगेट है? एटीट्यूड हमारा सबसे नंबर 1 टारगेट है. एटीट्यूड देन एप्टीट्यूड. क्लियर? एंड देन आफ्टर दैट वी विल डील विद इमोशनल इंटेलिजेंस. सो एज द बुलेट पॉइंट गोस हम वैसे ही आगे पढ़ेंगे. अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट बुलेट और सेकंड बुलेट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस एमपीपीएससी ने इस सेक्शन से पूछे हैं. ये आपको बात ध्यान रखनी है. क्लियर? So as you can see on the screen, the first topic says about the attitude, that is the subject matter, elements, functions, right, and formation of attitudinal change, persuasive communication, prejudice and discrimination, and stereotype in Indian context. राइट. सो इन सारे टॉपिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी ने प्री 2019 फिर 2020 से 24 एंड देन 23 एंड देन 24 जो लास्ट मीन्स हुआ है उसमें पूछे हैं. तो फ्रॉम 2015 टू 2016 हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं जो बेसिकली हमें इस टॉपिक से कवर करने हैं. राइट. सो मोर देन अराउंड 40 क्वेश्चंस वी हैव व्हिच we can learn from, right? तो बच्चों का पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें ये बताइए कि ये जो क्वेश्चंस हैं क्या इन्हें सॉल्व करने से हमारी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी? यस, हो जाएगी. लेकिन मैं कोई भी एज सच टॉपिक्स आपके सामने छोड़ना नहीं चाहता कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो ना बने. राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज आर देयर. यहाँ पे जो सबसे मेजर कंसर्न्स आता है थ्योरीज का आता है. एंड एमपीपीएससी कई बार 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है. जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी देखा है तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास में बैलेंस थ्योरी. कौन सी थ्योरी पढ़ी है आपने? बैलेंस थ्योरी पढ़ी है. राइट. तो वो किसने दी? उसने डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया. तो वी विल ट्राई टू सी. देखिए, ये जो 3 लाइन का सिलेबस है ये दिख छोटा रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है. राइट. अराउंड अगर आप नोट्स भी बनाए होंगे या पढ़े होंगे तो अराउंड मिनिमम 50-60 पेजेस का आपका कंटेंट आपके पास होगा. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट विद डीलिंग विद दिस टॉपिक एंड वी विल ऑल्सो फर्स्ट मेक अ प्रॉपर आउटलाइन कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या होता है. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पीवाईक्यूज एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू राइट एन आंसर बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. राइट. चलिए, अगर सेशन लंबा जाएगा तो वी विल ब्रेक इट इनटू 2 सेशंस. दैट्स व्हाट आई प्लान. राइट. चलें तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की लिस्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. सो इन जनरल बच्चे इसको ईयर वाइज कैटेगराइज करते हैं कि सर लेटेस्ट क्वेश्चन क्या आया है वो बताइए. बट आई वुड सजेस्ट एंड आई विल डेफिनेटली कन्वे इट टू यू, टॉपिक वाइज आप हमेशा पीवाईक्यूज पढ़ें. कैसे पढ़ें? टॉपिक वाइज. राइट. बिकॉज क्वेश्चंस इस सेक्शन से रिपीट होते हैं. क्या होते हैं? क्वेश्चंस इस सेक्शन से रिपीट होते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर? चलिए. सो पहला क्वेश्चन जो आप 2 मार्कर देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन यू सी इज द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड. राइट. फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक विच इज इन द सिलेबस, जो आपका हेडिंग है वहीं से पूछ लिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज पावर इन एटीट्यूड इंडिकेट. नेक्स्ट टॉपिक जो उन्होंने बताया है कि एटीट्यूड में पावर की वैल्यू जो है वो क्या होती है या पावर उसमें क्या रोल प्ले करता है. दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज एन एटीट्यूड वर्क एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फॉर अ पर्सन. How does attitude work as a ego defense mechanism for a person? Next point, present an example of change in attitude by classical conditioning. Right. So you would have heard about this term, classical conditioning. हो सकता है आपने एक टर्म पढ़ा हो जिसको बोलते हैं Pavlov conditioning. क्या पढ़ते हैं हम? Pavlov conditioning. Very very important term for all of you. क्लियर? अच्छा, जो देखिए स्टार्टिंग का जो सेक्शन है ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, क्वेश्चन आंसर्स भले ही आप मेरे सुने लेकिन स्टार्टिंग के जितना पार्ट मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको या समझाऊंगा वो आपको कॉपी में लिखना है. क्लियर? कुछ लोगों की लिमिटेशंस हैं कि वो ऑफिस में हैं या वर्किंग है, व्हाटएवर देयर लिमिटेशंस आर. राइट. तो वो हो सकता है बाद में नोट करें, लेकिन जो बच्चे फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, रूम पर हैं, राइट, वो बच्चे प्लीज इसे नोट डाउन करें. ठीक है? आप जितना पेन चलाएंगे उतना चीजें आपके माइंड में कॉन्क्रीट होती जाएंगी. ये बात आप 100% समझ लीजिए. क्लियर? सो लिखना तो आपको कंपलसरी है. मैं आपको कितना भी ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट दे दूं, वो कंटेंट आप कभी भी एग्जाम में एज इट इज या उसके जैसा कंटेंट नहीं उतार पाएंगे जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे. क्लियर? तो यहां ध्यान रखेंगे, जो भी मैं अभी PYQs लिखवा रहा हूं उसको आपको कॉपी में लिखना है. क्लियर? तो पहले मैंने आपको सिलेबस बताया. सबसे पहले स्लाइड में क्या डिस्कस किया हमने? सिलेबस डिस्कस किया.
राइट। सेकंड स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। तो पहला क्वेश्चन वो डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, सेकंड क्वेश्चन है पावर इन एटीट्यूड क्या होता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड, हाउ डज एन एटीट्यूड वर्क एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फॉर अ पर्सन। फोर्थ क्वेश्चन है प्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन एटीट्यूड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते हैं हम, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक पॉजिटिव फीलिंग या निगेटिव फीलिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। एक एक टर्म कहलाता है रीइंफोर्समेंट, एक टर्म कहलाता है पनिशमेंट, राइट। क्लियर। सो वो उसका आपको सीधे एग्जाम्पल पूछा गया है, राइट। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है इसमें, ये तो समझ जाते हैं कि क्या होती है कंडीशनिंग, लेकिन अगर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए अबाउट द एग्जाम्पल तो समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज। क्लियर, समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द बैलेंस थ्योरी एंड व्हाट डज दिस थ्योरी स्टडी। तो यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है, एमपीपीएससी डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है विद इन द टॉपिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन सर कहाँ कहाँ आ सकते हैं, स्पेशली आपके पेपर 4 में आ सकते हैं और पेपर 2 के सेकंड पार्ट यानी सोशलॉजी में। तो सोशलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिक्स, ये तीन सेक्शंस ऐसे हैं आपके सिलेबस के 15 यूनिट अप्रोक्सीमेटली, जहां पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपसे थिंकर का नाम पूछा जाएगा। एज सच पॉलिटिकल एंड एथिकल थिंकर तो है ही आपके सिलेबस में, बट इन सब्जेक्ट्स में भी थिंकर्स बेस्ड थ्योरीज जो है वो दी गई हैं और वो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन, सो परसुएशन वर्ड आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। यू नो व्हाट इज परसुएशन, व्हेन समवन ट्राइज टू कन्विंस यू फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर जॉब, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज द परसुएसिव कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग इन परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग टेक्निक है जो ओवरऑल परसुएशन के लिए यूज की जाती है, राइट। तो इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे क्यूज यूज किए जाते हैं, इट्स अ शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर ने बोला है तो सही ही गाइड किया होगा, तो जल्दी से दवाई लेके आ जाओ। किसी एक्सपर्ट ने बोला है तो उसको हमने सही ही मान लिया। तो दीज आर दी शॉर्टकट्स बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स, वी ट्रस्ट ऑन एक्सपर्ट्स, राइट। जैसे आप कहीं थ्योरी पढ़ते हैं न्यूज चैनल में, कि न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया या कोई नई थ्योरी आई, तो आप मान लेते हैं बिकॉज दे आर द साइंटिस्ट, राइट। सो ये जो क्यूज होते हैं जो आपकी ओवरऑल प्रोसेसिंग में और परसुएशन में आपको हेल्प करते हैं, उन्हें ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन फुट इन द डोर टेक्निक। बहुत फेमस टेक्निक है फुट इन द डोर। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट देते हैं और फिर वो रिक्वेस्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, राइट। एक होता है डोर ऑन द फेस टेक्निक। इसमें क्या होता है, आप एक लार्ज रिक्वेस्ट रखते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो लार्ज रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी, लेकिन छोटी रिक्वेस्ट अप्रूवल कराने के लिए थोड़ी देर बाद सामने वाला पर्सन डिनाई करते करते, जैसे आपसे कोई बोले कि 100 रुपए दे दीजिए प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है, तो आप बोलेंगे 100 रुपए नहीं है मेरे पास, तो वो कम करते करते 10 रुपए में आएगा और आप 10 रुपए उसे दे दोगे। क्लियर। आपको लगेगा ठीक है यार, 100 में मना किया, 80 पे मना किया, 60 में, 40 में, 20 में, अब 10 तो दे ही देता हूँ, राइट। एक टाइम के बाद आप उसको अग्री कर जाते हो। तो वो होती है डोर ऑन द फेस। फुट इन द डोर में आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, पहले 10 रुपए के लिए मना लेते हो, फिर अगली बार बोलते हो इस बार 20 दे दीजिए, फिर तो आप वो भी दे देते हो, लाइक दैट। सो एक में इंक्रीज होती है परसुएशन की जो डिग्री है, और एक में डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो प्रिजुडिस क्या होता है, इट्स अ नेगेटिव इंटेंट अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप। डिस्क्रिमिनेशन इज द बेसिकली नेगेटिव बिहेवियर बेस्ड ऑन द प्रिजुडिस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हम जिस तरह की सोसाइटी है, हम सेक्युलर सोसाइटी हैं, राइट, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, प्रियम्बल में वैल्यूज हैं, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो ये सारी चीजें अगर हमको सस्टेन करनी है तो हमें क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रिजुडिस रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये आप देखेंगे रिसेंटली 2024 में ये रिसेंट क्वेश्चन देखा गया है, आया है एग्जाम में। क्लियर। चल, तो दीज आर सम ऑफ द टू मार्कर्स। टू मार्कर्स खत्म हो गए क्या, नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया, राइट, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस 99% है, राइट। एक दो क्वेश्चन हो सकता है राइट लेफ्ट आ जाए, बट मेजरली यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देख सकते हैं 2015, 17, 18, 20 घूम फिर के वही स्टीरियोटाइप, वही प्रेजुडिस, right, limited topics you have, but yes, they have very detailed सब टॉपिक्स विच यू नीड टू प्रिपेयर। मैं अभी सब बताऊंगा, पूरी
आउटलाइन बताऊंगा इस टॉपिक की कि क्या क्या पढ़ना होता है आपको, सो डैट आपको एक आइडिया रहे, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास क्या है कि अपने नोट्स हैं जिनसे वो पढ़ते हैं, और कभी कभी उन नोट्स में कुछ चीजें नहीं मिलती, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ। मेरा पूरा टॉपिक आउटलाइन बताने का मकसद यही होता है। क्लियर? जिन्होंने मेरे नोट से पढ़ा है तो वो तो डेफिनेटली सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर उनके टॉपिक्स एनरिच्ड हैं, राइट, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ छूटा है तो वो उसे कवर कर लेंगे, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। दैट इज अवर मेन एम। नाउ यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट के फर्स्ट जो टर्म है एटीट्यूड, वहीं से आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ध्यान देंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हम कौन से टॉपिक से डील कर रहे हैं? अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, कौन से टॉपिक से डील कर रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं मैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। सो फंक्शन, फॉर्मेशन, एलिमेंट्स, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। इसके बाद है चेंज, उसके बाद है परसुएशन या परसुएसिव कम्युनिकेशन, फिर प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉपिक्स मेजरली हैं जो आपको इस फर्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर कवर करने हैं। क्लियर? जितने बच्चे साथ में लिखते जा रहे हैं वो समझ रहे होंगे, उन्हें ज्यादा समझ आ रहा होगा। क्लियर? चल, तो फंक्शंस पे आ गए। कंपोनेंट्स मतलब एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। सर कंपोनेंट वर्ड तो सिलेबस में नहीं दिया, तो क्या पूछ लिया एमपीपीएससी ने? एलिमेंट ही तो पूछा है। एलिमेंट इज सेम एज कंपोनेंट, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो एलिमेंट हो गया, फंक्शन हो गया। नाउ एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ बिलीव्स इन एटीट्यूडनल चेंज। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एटीट्यूडनल चेंज। आउट ऑफ दोस 8 टॉपिक्स वी हैव द टर्म एटीट्यूडनल चेंज। क्लियर? Next, define interest as a determinant of internal attitude. Interest as a determinant of the internal attitude. तो मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? ये पूछ रहा है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर, एक टॉपिक दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर एंड एलिमेंट्स, यही टॉपिक मिला है। और एलिमेंट्स में आपने 100% क्या पढ़ा होगा? CAB मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, अफेक्टिव मॉडल एंड बिहेवियरल मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो ये पूछ रहा है कि कैसे एक इंटरेस्ट जो है आपका इंटरनल एटीट्यूड शेप करता है किसी चीज के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में, किसी म्यूजिक के सेंस में, कॉन्टेक्स्ट में। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली कैसे हम इस चीज को देखते हैं। क्लियर? और एंड हाउ द इंटरेस्ट अफेक्ट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैड प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक बार 2020 में आया, और अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे 2023 में आया। हु गेव द बैलेंस थ्योरी एंड व्हाट डज दिस थ्योरी स्टडी। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो बैलेंस थ्योरी देखेंगे तो एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया है इन द गैप ऑफ 3 इयर्स। तो ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो आपको 100% याद होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीरियोटाइप्स। नोट करते जाएंगे साथ में। What do you mean by the stereotypes? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, right? This question keeps repeating again and again, so no need to worry about it. क्लियर? इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजुडिस। इसके बाद हमने क्या देखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजुडिस। तो डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया है, नो नीड टू वरी। डायरेक्ट टॉपिक स्टीरियोटाइप था और अब क्या आ गया? प्रिजुडिस। क्लियर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर। तो ये आपका कुछ एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। किससे क्वेश्चन आया है? एटीट्यूड, राइट? तो हमें अगर प्रेजुडिस नहीं रख रहे हैं, हम अगर प्रेजुडिस नहीं रख रहे हैं, मतलब निगेटिव एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं, निगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं रख रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे? पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखेंगे। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते ही हमारे पास सबसे पहले आएगी सिंपैथी। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का पहला स्टेप क्या है? कि अगर हम किसी की भलाई चाहते हैं और उसके साथ सपोज बुरा हो जाए या उसको किसी चीज की जरूरत हो, तो द फर्स्ट टर्म विच कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट इज सिंपैथी। सिंपैथी के बाद आता है एम्पैथी एंड कंपैशन। क्लियर? सो कंपैशन की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, भगवत गीता वाली जो चैप्टर में हमने कई बार कंपैशन वर्ड को यूज किया अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, राइट? सो लव एंड कंपैशन। हमने बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में जब बुद्धा की थ्योरी पढ़ी थी,
राइट? तो बुद्धा की फिलॉसफी के टाइम भी हमने कंपैशन वर्ड का यूज किया था। वैल्यू सिस्टम में भी हमने सेल्फलेसनेस और कंपैशन वर्ड का यूज किया था, वर्च्यूज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मल्टीपल प्लेसेस में हम सेम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, बट कंपैशन, सिंपैथी एंड एम्पैथी आर द ट्रायड्स ऑफ द हेल्पिंग बिहेवियर। सर आपने ये लाइन क्या बोल दी, समझ में नहीं आया। मैंने बोला इट्स अ ट्रायड, कंपैशन, सिंपैथी एंड एम्पैथी। ये तीनों मिलके ट्रायड बनाते हैं किस चीज का, एक पॉजिटिव बिहेवियर का, एक पॉजिटिव बिहेवियर का, एक हेल्पिंग बिहेवियर का, एक पॉजिटिव बिहेवियर का और एक हेल्पिंग बिहेवियर का। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्लियर? तो एग्जाम में आपसे हेल्पिंग बिहेवियर एंड एम्पैथी जो चीजें हैं वो पूछी जा रही हैं आपसे, क्लियर? तो याद रखना, अगर एम्पैथी वगैरह क्वेश्चन आ जाए एटीट्यूड में तो उसको समझना कि कहाँ से पूछा गया है। देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको मास्टरी करनी है, जैसे आज आप इस टॉपिक में आंसर राइटिंग में मास्टरी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पता होना चाहिए? प्लेसमेंट ऑफ टॉपिक पता होना चाहिए। इफ यू नो कि कोई टॉपिक हमें कहाँ पढ़ना है, किसके अंडर पढ़ना है, तो आपके माइंड में उसे उसके बारे में, कंपैशन इज सर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिंपैथी, बिल्कुल सही बात है। इफ यू हैव कंपैशन यू विल डेफिनेटली हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन। पूजा आपने बिल्कुल सही बोला। सिंपैथी में आप यू जस्ट फील सॉरी फॉर दैट पर्सन कि ठीक है, हाँ आपको जरूरत है, ठीक है आप गरीब हैं, ठीक है आप नीडी हैं, या ठीक है आप बीमार हैं, इन एनी काइंड ऑफ मिजरी यू हैव, तो यू जस्ट कनेक्ट, सिंपली कनेक्ट एंड फील सॉरी। लेकिन अभी तक आपने उस अपने आप को उसके शूज में नहीं रखा, यानी उसकी जगह नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही आप रखेंगे तो आप एम्पैथेटिक हो जाएंगे, मतलब आपको एग्जैक्टली वो पेन फील होने लगेगा जो सामने वाला पेन फील कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एम्पैथी। और फिर इसके बाद हम कंपैशनेट हो गए, मतलब हम उसकी मदद करने ही चले गए। तो यू आर राइट। तो कंपैशन इज द एक्सट्रीम फॉर्म, एक्सट्रीम वर्ड की जगह हम बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सिंपैथी एंड एम्पैथी। ठीक है? सो कंपैशन इज द एक्शन पार्ट, कंपैशन इज द एक्शन पार्ट ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी, ये भी हम बोल सकते हैं। अगर देखिए, पूजा ने एक वर्ड यूज किया एक्सट्रीम। देखिए बुद्ध ने हमेशा क्या बोला, बुद्धा ने हमेशा बोला अवॉइड एक्सट्रीम्स एंड गो इन द मिडिल पाथ। कहाँ जाने बोला है बुद्धा ने हमेशा? मिडिल पाथ, राइट? तो हम बुद्धा के किसी अर्ज टू एलिवेट द सफरिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही वर्ड्स आ रहे हैं आपके अंदर से, बहुत अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द वे टू ग्रो, क्लियर? यू कैन ऑल्सो कमेंट लर्न। तो बुद्धा ने हमेशा सजेस्ट किया मिडिल पाथ। तो बुद्ध के किसी भी कंसेप्ट को हम एक्सट्रीम से कनेक्ट ना करें, बस दैट इज माय सजेशन टू यू। बाकी फिलोसफिकल एंगल पे या डेफिनेशनल एंगल पे आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए। तो हेल्पिंग बिहेवियर और डिफाइन एम्पैथी एंड द रोल ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन एम्पैथी। रोल ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन एम्पैथी कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन एमपीपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रही है? एमपीपीएससी ये बोल रही है कि मुझे ये बताइए कि एम्पैथेटिक होने के लिए क्या एक्टिव लिसनिंग की जरूरत है, यस और नो? बिल्कुल है। अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली फील करना चाहते हैं तो पहले तो उसे आपको समझना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज या अदर पर्सन सिचुएशन, राइट? सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल डिटर्मिनेंट और ingredient of the empathy, right? So role of active listening पूछा गया। So these are some of the 2 marker questions in the topic attitude which has been asked by MPPSC, क्लियर? सर कुछ 7 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे हैं क्या? बिल्कुल डेफिनेटली पूछे हैं, तो सर वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द 7 मार्कर क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म यूज हुआ, एटीट्यूड। और एटीट्यूड के बारे में क्या टर्म यूज हुआ है? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एटीट्यूड के बारे में क्या टर्म यूज हुआ है? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके बुलेट पॉइंट के फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक जो है बुलेट पॉइंट का, यानी एटीट्यूड एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, उससे रिलेटेड है। हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 7 मार्कर क्वेश्चन आया। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है एटीट्यूडनल चेंज, जो मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया था, वहां से क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द चेंज इन एटीट्यूड, एक्सप्लेन द चेंज इन एटीट्यूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब हम कहाँ आ गए? एटीट्यूड फॉर्मेशन में आ गए और उसके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। सेम 2 मार्कर क्वेश्चन को हमने उठा के कहाँ पूछ लिया? 7 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया।
सर यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे। एक यूनिट से 2 11 मार्कर क्वेश्चंस विथ इंटरनल ऑप्शन आएगा, ईदर दिस और दिस। तो एक 11 मार्कर तो आना ही है इस पूरी यूनिट से। अब इस पूरी यूनिट में भी मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो एक है एटीट्यूड, एक है एप्टीट्यूड, एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक है इंडिविजुअल डिफरेंस और लास्ट है मेंटल डिसऑर्डर। सो 1 2 3 4 5 5 बुलेट पॉइंट्स यू हैव। अब 5 बुलेट पॉइंट्स में से एक 11 मार्कर आपको करना है, 2 आएंगे इंटरनल ऑप्शंस के साथ। तो हो सकता है कि एटीट्यूड से आए ही ना, एप्टीट्यूड से आ जाए, या हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस से आ जाए, या मेंटल डिसऑर्डर से आ जाए। तो सर फिर क्या चांसेस हैं यहाँ से आने की? देखिए, हमको प्रिपेयर करना है मोस्टली 7 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स इन दिस चैप्टर, और 2 हमें प्रिपेयर करने हैं 11 मार्कर। क्लियर? हमारे हर टॉपिक में स्ट्रेटेजी क्लियर रहती है, हर बुलेट पॉइंट में स्ट्रेटेजी क्लियर रहती है। वापस से आता हूं मैं अपने टॉपिक पे। तो द एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड, एक्सप्लेन द चेंजेस इन एटीट्यूड, what are the determining factors of attitude formation, and discuss the concept of persuasive communication. Next question है, does behavior always reflect the person's attitude? Right? ऑनलाइन में सारी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें सही हैं, क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा है? कुछ इशू आए तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है? नाउ, डज बिहेवियर ऑलवेज रिफ्लेक्ट द पर्सन्स एटीट्यूड? यस, बिहेवियरल कंपोनेंट भी तो होता है एटीट्यूड का। तो बिहेवियर हमेशा क्या रिफ्लेक्ट करेगा? उसके कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स को रिफ्लेक्ट करेगा। एक्सप्लेन गिविंग अ रिलेवेंट एग्जाम्पल, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है अब बाय एमपीपीएससी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया था, आर स्टीरियोटाइप्स ऑलवेज नेगेटिव? देखिए, प्रेजुडिसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं। प्रेजुडिसेस हमेशा क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर मैं बोलूं वेमेन आर मोर लविंग, मोर इमोशनल एंड मोर केयर गिविंग, तो ये भी तो एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन ये तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है, ये निगेटिव तो नहीं है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ट्रेट की वेमेन की। तो स्टीरियोटाइप्स आर ऑलवेज नेगेटिव? नो, इट स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आर प्रेजुडिसेस ऑलवेज नेगेटिव, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा यस। तो प्रेजुडिस का सेंटेंस क्या बनेगा? मेन आर लेस इमोशनल। ये मैं निगेटिव ट्रेड बता रहा हूँ, क्लियर? तो मैन के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि वो इमोशनल नहीं होते, वो केयर गिविंग नहीं होते, ध्यान नहीं रखते, लेस लविंग होते हैं, या लेस एक्सप्रेशन वो शो करते हैं, वॉट। अगर मैंने एक स्टेटमेंट निगेटिव दिया तो वो प्रेजुडिस है, राइट? और बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव स्टेटमेंट, मेरे को जब भी एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें वो निगेटिव ट्रेट रखते हैं, तो मुझे उनके लिए निगेटिव फीलिंग आने लगती है। और अल्टीमेटली अगर आप मैन एंड वुमेन या फादर और मदर में चूज करेंगे, तो आप मदर को चूज करेंगे, राइट? इन एनी सिचुएशन, विदाउट कंसिडरिंग एनीबॉडीज स्किल, टैलेंट और एक्सपीरियंस। तो वहां पे कर देंगे आप डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे क्या कर देंगे? डिस्क्रिमिनेशन। और ये चीजें ऑफिस में भी होंगी डेफिनेटली जब आप वर्क प्लेस में जाएंगे। तो क्वेश्चन सिंपल पूछा गया 7 मार्कर में, क्या स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव होते हैं? तो आंसर है नो, ऑलवेज नेगेटिव नो। एंड क्लेरिफाई करेंगे आप बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखते हैं इसको भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्कस द रीजंस फॉर देयर डेवलपमेंट इन सोसाइटी। क्लियर? तो स्टीरियोटाइप के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, तो आपको क्या प्रिपेयर और क्या कर लेना है? प्रेजुडिस की भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपेयर कर लेना है। एटीट्यूड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, prejudice and its characteristics, stereotypes and its characteristics, and discrimination and its characteristics. So एमबीपीएससी को characteristics वर्ड से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो थोड़ा प्लीज पीवाईक्यू से हमें क्या निकल के आ रहा है, क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हैं साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में एक 11 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। क्या हो सकता है? एक 11 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में टॉपिक दिया है। अगेन मैं आपको साइड में लेके जा रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट सिलेबस में क्या लास्ट पॉइंट दिया हुआ है? प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, कॉमा स्टीरियोटाइपनेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और एमपीपीएससी ने क्या किया? डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया। कहां पूछ लिया? आपके 7 मार्कर क्वेश्चन के पहला पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, वहां पे पूछ लिया, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रेजुडिस। अब नेचर पूछ लिया यहाँ पे। अब सर आप बोलेंगे, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कैरेक्टरिस्टिक, वही है, सेम है। देखिए, एग्जामिनर जो है यानी एमपीपीएससी जो है आपसे किस तरह से परेशान करती है आपको,
मैंने अब भी बोला था कि आपको प्रेजुडिस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेने हैं, समझ लेना है और उसे लिखना है, और यहीं पे आप तुरंत क्वेश्चन आ गया, डिस्कस या एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रेजुडिस। तो कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके डायमेंशंस आपको जरूर तैयार करने हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड। क्या तैयार करने हैं? उसके डायमेंशंस जरूर तैयार करने हैं। क्लियर? प्रेजुडिस, प्रेजुडिस के डेफिनेशन, प्रेजुडिस की कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजुडिस के फैक्टर्स, कैसे बनता है वो यानी कॉजेस, प्रेजुडिस का इम्पैक्ट क्या है यानी डिस्क्रिमिनेशन, और लास्ट डायमेंशन क्या होगा कि प्रेजुडिस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। प्रेजुडिस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन भी आया है, देखिए 6 नंबर पे आपको दिख रहा है। कम एमपीपीएससी ने, कमीशन ने क्या पूछा है, एडिशनल एग्जाम जो हुआ था 2019 का, उसमें पूछा है मेथड्स ऑफ रिमूविंग प्रेजुडिस। मेथड्स ऑफ रिमूविंग प्रेजुडिस। क्लियर? उसके पहले जस्ट 5th नंबर पे देखेंगे एक और क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिड्यूस प्रेजुडिस, राइट सम इंपॉर्टेंट वेज। तो जो मैंने अब भी डायमेंशन बोले आपको 5 6, राइट? आप लोग नहीं सुन पाया तो फिर से बता दे रहा हूँ। प्रेजुडिस की डेफिनेशन, प्रेजुडिस का नेचर अभी फिर से बताऊंगा, पूरा पूरा भी सिलेबस डिकोड करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक, राइट? प्रेजुडिस के इम्पैक्ट, प्रेजुडिस के ओवरऑल मेजर्स, हाउ टू डील विद इट, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? तो बेसिकली इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है या इन दोनों के बीच कनेक्शन भी बताना है। फिर बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो कनेक्शन बता देंगे तो डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ये डेफिनेशन से ही आ जाएगा। ये तो पता है हमें कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो प्रेजुडिस इज द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड एंड discrimination is the behavioral component of the attitude. क्लियर? तो CAB कंपोनेंट डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा है, किसी भी बुक में पढ़ा है, तो सबसे पहले इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के रेफरेंस में। कब एक्सप्लेन किया जाता है? एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के रेफरेंस में। Is it clear? So these are the 7 marker questions which has been asked by MPPSC in various years, in different years, in various examinations, and हमारा टारगेट है इन क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर तैयार करना। क्लियर? सर क्या 11 मार्कर क्वेश्चंस आ चुके हैं? वो भी आए हैं, यस डेफिनेटली आए हैं। तो क्या क्या पूछा है? पहला पूछा है व्हाट आर द डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन पूछा है कि एटीट्यूडनल स्ट्रक्चर के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन। क्लियर? राइट, इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स वर्ड आ गया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्लियर? तो हमें ये पता चल रहा है, आज कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, राइट? तो उनके लिए, उनके हिसाब से भी, और कुछ बहुत जो पुराने बच्चे हैं जो चल रहे हैं इस बैच में, तो सभी के लिए काम की बातें हैं। सभी के लिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार बहुत सारे पॉइंट्स, कि जो टॉपिक दिया है सिलेबस में, उस टॉपिक में जितने डायमेंशन हो सकते हैं वो पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे तैयार करना है। एमपीपीएससी का पेपर जब भी आप उठाएंगे मेंस का, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डायरेक्ट ही आते हैं, बट हमें वहां लगते बड़े ही एलियन है कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा उसने, उस डायमेंशन को बस आपने टच नहीं किया था, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। दूसरा बच्चा जो पढ़ के गया है बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। और पेपर 4 में आपको लाने हैं 165। कितने लाने हैं सर पेपर 4 में? मेरे को 165 लाने हैं आपको, और ये पॉसिबल है। 150 तो लाने ही होते हैं सारे पेपर में। 15 नंबर एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, कहाँ से? क्योंकि आपके पास यहाँ पे सबसे पहली बात केस स्टडी है, और सारे 2 मार्कर आपके रेंज में रहेंगे। दो बेनिफिट बता रहा हूं पेपर 4 के, राइट? आपके सारे टॉपिक्स रेंज में रहेंगे, मतलब कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ गया जिसके बारे में कभी नहीं पढ़ा था। और दूसरी बात, यहाँ केस स्टडी है, और केस स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स फैचिंग होती है अगर आपने उसे अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया तो। क्लियर? सो हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर्स एंड फेस्टिंगर्स थ्योरी ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। देखिए थ्योरीज के पीछे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है, तो किसी भी सब्जेक्ट में आप जाएं, अगर कोई थ्योरी है, राइट, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। डायरेक्ट है, देखो टॉपिक उठा के सीधे 11 मार्कर पूछ रहा है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन या उसके डेवलपमेंट को डिस्कस करो, कितनी तरह से वो बेसिकली जो है फॉर्म हो सकता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन है, ये सारी बातें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एटीट्यूडनल चेंज डिपेंड्स। अब देखिए एटीट्यूडनल चेंज भी डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस का। अब उसके क्या पता करने हैं हमको, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, द फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। क्लियर। And the last point, last 11 marker in asked in 10 years ago, write an essay on the different methods of attitudinal change. Different methods बोल लीजिए, different theories बोल लीजिए, different means बोल लीजिए, whatever term you use, या डिफरेंट वेज बोल लीजिए। अल्टीमेटली यू नीड टू राइट एन ऐसे। ऐसे का मतलब है कि सारे मेथड्स को थोड़ा थोड़ा करके आप एक्सप्लेन करो इन अ वेरी गुड फॉर्मेट। जरूरी नहीं होता कि ऐसे लिख दिया है तो उसमें भी फ्लो चार्ट बनाओ, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, याद रखना। जनरली जब मैं 11 मार्कर क्वेश्चंस देता हूं आप सभी को, क्लियर, 11 मार्कर क्वेश्चन देता हूं तो मैं बोलता हूं कि वहां पे आप क्या बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, राइट। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में फ्लो चार्ट की नेसेसिटी नहीं होती। क्लियर। लेकिन सर फिर क्या नेसेसिटी होती है, वेरी गुड इंट्रोडक्शन। क्या होती है नेसेसिटी, वेरी गुड इंट्रोडक्शन। तो एग्जामिन, एसे, डिस्कस, एनालाइज, ठीक है, या सिंपल क्वेश्चन व्हाट व्हाई एंड हाउ आ जाए तो वो तो बहुत इजी हो जाते हैं। बट जो कीवर्ड्स और डायरेक्टिव्स मैंने बताए उनका थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कहाँ कौन सी चीज नेसेसरी है उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। चलिए, तो हमारा सिलेबस हो गया, हमारे 2 मार्कर्स हो गए जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए। 2 मार्कर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, अराउंड 22 मार्कर्स वी हैव। उसके बाद हमने 7 मार्कर्स के बारे में लिखा। 7 मार्कर्स की भी लिस्ट काफी लंबी थी, अराउंड 14 7 मार्कर्स, 22 मार्कर्स, राइट। 34 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ साथ हमारे पास 5 to 6 11 मार्कर्स भी, तो अराउंड 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। अराउंड कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको तैयार करने हैं। कहानी क्लियर। चलें, तो सर अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे, अब हम थोड़ा इसमें देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आंसर्स तो हम करेंगे, पहले आपका मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम सबसे पहले आपको ब्रीफ करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए आपके ऊपर सिलेबस तो लिखा हुआ है, टू मेक द थिंग्स इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, एटीट्यूड, नंबर 1 टॉपिक। ठीक है, ये वाला सेक्शन क्लास का आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ध्यान से, ठीक है। एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में सबसे पहले क्या तैयार करना है सर, हमको हमको तैयार करना है बच्चों डेफिनेशन। हमको सबसे पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन तैयार करनी है। अब एटीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या थिंकर्स के अकॉर्डिंग हमको तैयार कर लेनी है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या फिर थिंकर्स के हिसाब से हमको रेडी कर लेना है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। तो सर ये बता दीजिए कि कौन कौन से थिंकर्स हैं। मैं 2-3 के नाम आपको बता देता हूँ, राइट। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट इट, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो गॉर्डन एंड ऑलपोर्ट, गॉर्डन एंड ऑलपोर्ट सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोजनबर्ग एंड होवलैंड, इनकी थ्योरी भी आपको पढ़ लेनी है, डेफिनेशन। रोजनबर्ग एंड होवलैंड, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है रोजनबर्ग होवलैंड का, ईगली एंड चैकन, इनकी थ्योरी भी प्लीज पढ़ लेंगे, ईगली एंड चैकन, क्लियर। ये जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने कॉम्बिनेशंस बताए, राइट। इसके अलावा फिशबीन एंड एल्जिन भी है, थर्स्टोन भी है, कैंट्रिल भी है, ऑस्कैम्प एंड श्लट्स भी है, बहुत सारे हैं और भी हैं। बट ये जो मेजर है इनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या है एटीट्यूड को लेके, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा, मैं यहाँ पे एक दो की टर्म लिख दे रहा हूं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो ये कीवर्ड मैंने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपको एटीट्यूड को एज अ इवेल्युएटिव स्टेटमेंट भी लेके चलना है कि एटीट्यूड आपका एक इवेल्युएशन होता है जो आप बना लेते हैं विद द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस और ओवरऑल कंडीशनिंग। उसके बेसिस पे आप क्या बना लेते हैं, एक इवेल्युएशन, कि नहीं भाई एक पर्टिकुलर चीज ऐसी होती है, राइट।
क्लियर? जैसे सपोज़ मैं छोटी सी बात बताऊँ कि एक ब्लिंकिट नाम का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, एक ऐप है, बेसिकली एक सर्विस है, जो स्टार्ट की गई। ब्लिंकिट हो गया, जो बेसिकली वेरी क्विकली आपके विदिन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आप तक प्रोडक्ट पहुँचा देता है। राइट, इन द सर्विस इंडस्ट्री इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड। अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? आपको तो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या नियर बाय ग्रोसरी शॉप से डेफिनिटली प्रोक्योर कर सकते हो और उसको परचेज़ कर सकते हो। राइट, बट आप अगर ब्लिंकिट यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ वेरी टाइम सेविंग थिंग, और फिर उसे आप बार-बार यूज़ करने लगेंगे कि ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीड अर्जेंट होती है। अब आपके पास, आप कुकिंग कर रहे हैं, कोई मसाला नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास ए4 पेपर नहीं है, एकदम से कॉपी नहीं है, एकदम से पेन की इंक खत्म हो गई और आपका पूरा प्रोसेस रुक जाता है। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने ब्लिंकिट किया और आपने अल्टीमेटली प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और विदिन 10 मिनट्स वो आ गया, आपका काम कंटिन्यू हो गया। तो समटाइम्स देन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आपका एकदम से एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है, राइट? टू कंटिन्यू और टू बेसिकली ओवरऑल इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो आपका क्या हुआ, ओवरऑल इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट यानी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया टुवर्ड्स दिस ऐप और सर्विस और द कंपनी। क्लियर? तो ये एक छोटा-सा मैंने एग्जांपल दिया कि हाउ एटीट्यूड इज़ अ एक्ट्स एज़ अ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट और अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। कई बार क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप अपने टीचर की हेल्प से, अपने पेरेंट्स की मदद से जो कंडीशनिंग होती है, उसके बेस पे आप जो है एक टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं अबाउट सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे सपोज़ किसी हायर कास्ट के घर में बोल दिया गया कि लोअर कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। सपोज़ एक इस तरह का प्रेजुडिस डेवलप करवा दिया बच्चे के माइंड में, राइट? कि बेटा आप तो सवर्ण हो, हम सवर्ण हैं यानी हायर क्लास से हैं, बेटर क्लास से हैं, और दूसरा जो है लोअर क्लास से, और उनके ट्रेड्स ऐसे हैं। या आप किसी और रिलीजन को लेके एक टेंडेंसी डेवलप करा दी गई कि नहीं, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते या अच्छे होते हैं, व्हाटएवर इट इज़। ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी आपने एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन फिर भी सीख ली है बेस्ड ऑन योर सोशल कंडीशनिंग। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया, और एक एस्पेक्ट हो गया इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, इसमें जनरली एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो हो गई पहली कहानी जो आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट द एटीट्यूड। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आएगा, नेक्स्ट जो आपका लर्निंग्स आपको करनी है, वो करनी है, हेडिंग पढ़नी है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। एंड आई होप कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ लिखने में, तो आप भी इतनी मेहनत करें। इनफैक्ट आपको मेरे से कम 5 टाइम्स ज्यादा लिखना है। दैट इज योर टारगेट, इस बात का ध्यान दें, ठीक है? मैं अगर इस सेशन में कुछ लिख रहा हूँ, तो आपको मोटिवेशन देने के लिए लिख रहा हूँ कि इफ आई एम रनिंग द पेन, तो आपको कितना लिखना है। और बहुत से बच्चों के अभी मुझे मैसेज आते हैं कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। ठीक है? जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे 1-2 टॉपिक्स बता दे रहा हूँ कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, इट इज़ लर्न्ड, बस कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। और एक प्रीडिस्पोज़िशन वर्ड आता है यहाँ पे। ये सारे शब्द आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इमोशनल कंपोनेंट भी होता है। एटीट्यूड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? और एटीट्यूड सीखे जाते हैं, और ये प्रीडिस्पोज़िशन बन जाता है, और इसका एक इमोशनल कंपोनेंट होता है। ये सब इसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और दूसरी बात, वेरी इन इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी इन इंटेंसिटी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वेरी इन इंटेंसिटी? इसका मतलब ये हुआ कि आपका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में कई बार बहुत इंटेंस भी हो सकता है, और कई बार एवरेज भी हो सकता है। समटाइम्स यू डोंट फील वेरी स्ट्रांगली फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब आप इनडिफरेंट हैं वहां पे। क्या हो गए आप? इनडिफरेंट। अब ये वर्ड जो है पिछली क्लासेस में आया था सामने, राइट? तो एटीट्यूड के सेंस में इनडिफरेंट वर्ड जो है वो हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, डिटैचमेंट या निष्काम कर्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? निष्काम। लिखना मत, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ निष्काम कर्म। क्लियर? तो हम निष्काम कर्म के टाइम पे किसी ने बोला कि सर डिटैचमेंट जो है वो तो निष्काम कर्म होता है, तो निष्काम कर्म में डिटैचमेंट होता है, तो डिटैचमेंट इज नॉट एट ऑल द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ निष्काम कर्म। और डिटैचमेंट का मतलब इंडिफरेंस नहीं होता। यू आर गेटिंग अफेक्टेड बट यू आर नॉट, यू आर स्टेबल एंड यू आर नॉट रिएक्टिंग। ध्यान दे रहे हैं इस बात का? चलिए,
तो ये 2-3 टर्म्स हमने पढ़े, यहाँ से हमको ये लर्निंग्स मिल रही हैं। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा पहला जो टर्म है, यहाँ पे 2 डायमेंशन उसके खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल डाल लीजिए। अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे, एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अब थोड़ा सा क्विकली मैं इसका समराइज कर रहा हूँ, ब्रांचिंग कर रहा हूँ या इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। आप सारे टर्म्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे CAB मॉडल। एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड के लिए कौन से मॉडल आए हैं? CAB मॉडल। अब ये ईच एंड एवरी मॉडल एलिमेंट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्कर और 7 मार्कर। मतलब कॉग्निटिव एलिमेंट क्या होता है बताओ? 2 मार्कर। अफेक्टिव एलिमेंट क्या होता है? 2 मार्कर। बिहेवियरल कॉम्पोनेंट क्या होता है? 2 मार्कर। क्लियर? रोजनबर्ग एंड होवलैंड, किसने दिया था ये? रोजनबर्ग एंड होवलैंड। ये मैंने स्टार्टिंग में भी इनका नाम लिखवाया, रोजनबर्ग एंड होवलैंड। क्लियर? 1960 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्लियर? रोजनबर्ग एंड होवलैंड। तो इस तरह से आपने एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड पढ़ लिया, CAB मॉडल पढ़ लिया, राइट? अब इसी में एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड में थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एक थ्योरी है जो आपको पढ़नी है CAB मॉडल के बाद। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। जैसा जैसा मैं टॉपिक समझा रहा हूं, आप अपने नोट्स को उस हिसाब से अलाइन कर लेना। मेरा बस ये समझाने का पूरा मतलब है। ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में नोट्स नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम वो बच्चे कर रहे हैं जिनने पढ़ रखा है, थोड़े बहुत नोट्स हैं उनके पास खुद के। तो उन्हें बस मैं एक सजेशन है मेरा कि ये पार्ट ऑफ द जो वीडियो होता है, ये वाला पार्ट ऑफ द सेशन, इसमें मैं चाहता हूं कि आपके नोट्स एक पर्टिकुलर वे में अलाइन हो जाएं और आप रिवीजन करते वक्त या एग्जाम देते वक्त आपको चीजें बिल्कुल स्ट्रक्चरली क्लिक करें। कैसे क्लिक करें? स्ट्रक्चरली, कि मतलब तुरंत क्लिक कर जाए कि अच्छा इसके अंदर की ये थ्योरी या ये टॉपिक पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर ये स्पीड से होने लगा तो आपकी आंसर रिकॉलिंग फास्ट हो जाएगी। तो तीसरी थ्योरी है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, और पहली है CAB मॉडल। क्लियर? सर इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको एलिमेंट्स हो गए तो हमको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। क्लियर? अब फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में सर हम क्या क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे फंक्शंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लिख देता हूँ एक बार हेडिंग में फिर से, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एक और कमी जो स्टूडेंट्स में मैंने जनरली देखी है कि वो री राइटिंग नहीं करते किसी भी चीज की। क्या नहीं करते? री राइटिंग। जनरली कुछ की वर्ड्स होते हैं हर स्लाइड और लेक्चर के दौरान, उनको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। री राइट नहीं करते या रीड्राफ्ट नहीं करते। क्लियर? तो ये चीज आपको जरूर करनी है। आपने कोई आंसर लिखा, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद दोबारा लिखिए उसे। ये नहीं कि हमने पत्थर की लकीर टाइप कुछ लिख दिया तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे। आप यकीन मानिए जो टॉपर्स सिलेक्ट हो रहे हैं उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई है। क्लियर? आप चाहे माने चाहे ना माने, आप चाहे सेल्फ डिसीविंग वे में रहें, नहीं 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 इतनी भी तैयारी नहीं करते हैं, बस थोड़ा ही डिफरेंस है मुझ में और उनमें, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आप किसी भी टॉपर को मैं बैठा के क्वेश्चन दे दूं, वो मुझे विद इन टाइम लिमिट एक अच्छा स्ट्रक्चरल आंसर लिख के देगा। हाँ, लेवल ऑफ रिवीजन में फर्क हो सकता है कि आज एग्जाम दिया, हो सकता है 2 महीने बाद थोड़ी चीजें भूल जाए, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स, उसका कंटेंट रियली नॉन कॉम्प्रोमाइज रहता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल विद इन टाइम लिमिट एंड इन दोज ग्रिलिंग सम लाइक एनवायरमेंट एंड ओवरऑल एग्जाम प्रेशर। डन? तो अपने स्ट्रक्चर्स को स्ट्रांग बनाने की जो आपकी जो गाड़ी जा रही है वो इसी रास्ते से जा रही है जिस रास्ते से हम पढ़ रहे हैं। तो पहला आपको पता होगा इसमें नॉलेज फंक्शन, सॉरी, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? नॉलेज फंक्शन। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस हेडिंग दे दे रहा हूं आपको, नॉलेज फंक्शन। और दूसरा क्या है सर? सेल्फ अवेयरनेस फंक्शन। सेल्फ अवेयरनेस फंक्शन मतलब आपका एटीट्यूड आपको ये बताता है कि आप क्या हैं और आप क्या सोचते हैं। उसके बाद है ईगो एक्सप्रेशन फंक्शन। ईगो एक्सप्रेशन फंक्शन। क्लियर?
इसके बाद सर और क्या है हमारे पास, ईगो डिफेंस फंक्शन। देखिए इस पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हमने पढ़ा था ईगो डिफेंस फंक्शन। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, यहां पे लिख दे रहा हूं, सोशल आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, तो ये जो मेजर आपने को मैंने 5 फंक्शंस बताए, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो ये 5 फंक्शंस आपको तैयार करने हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड हेडिंग के अंदर। क्लियर, चलिए तो ये हो गया फंक्शंस की कहानी। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट, एंड नहीं है तो इसको आप तैयार कर लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला हो गया, अब हम थर्ड उस पे आ गए टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, राइट, फॉर्मेशंस ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए इसके अंदर से जो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, अब आपको क्लिक करना शुरू करेगा क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, पैवलोवियन कंडीशनिंग। ये वर्ड मैंने पहले भी बोला था आपको, पैवलोवियन कंडीशनिंग। क्लियर, चलिए लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, जनरली बच्चे क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग की हेडिंग पढ़ लेते हैं, राइट, बट ये नहीं समझते कि ये लर्निंग हो कैसे रही है। तो इसकी जो मेजर हेडिंग आती है वो आती है लर्निंग बाय एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन। मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था रिवॉर्ड, पनिशमेंट, लाइक ऑल दोस थिंग्स, राइट, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सब यूज किया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट है वो यहीं पे आता है। चलिए वो भी मेंशन कर देता हूँ, डॉग एंड बेल। और डॉग सैलिवेशन करता है फूड देख के, फिर बेल से उसका कनेक्ट हो जाता है सारा का सारा स्टिमुलस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ रखा होगा। सो इट्स अप टू यू टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है लर्निंग बाय कंसिक्वेंस, लर्निंग बाय कंसीक्वेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय कंसीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद अब सर लर्निंग बाय कंसीक्वेंस को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले को हमने क्या बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। हाँ सर ये वर्ड तो हमने सुना है, बिल्कुल सही बात है, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। क्लियर, अब सॉरी इसके अंदर हम पढ़ते थे रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ऊपर वाले में तो हम सिर्फ एसोसिएशन करते हैं डॉग बेल वाले में, और इसमें पढ़ते हैं पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। तो ये तो चलिए दो मेजर टाइप ऑफ लर्निंग हो गई, 1 एंड 2। क्लियर, चलिए, राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अंकित, अंकित जी एक्चुअली मैं क्लास में हूं अभी। ठीक है, ओके, ओके, चलिए। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसके बाद और क्या पढ़ना है फॉर्मेशंस में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लियर, कई चीजें क्या होते हैं कि आप देख के सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके नहीं सीखते, तो यहां पे इसको बोला जाता है रोल मॉडलिंग भी बोला जाता है। सर अभी तक तो हमने कुछ लिखना सीखा ही नहीं, बिल्कुल सही, लिखना सीखना तो लास्ट स्टेज होती है, और वो सबसे स्मूथली होती है अगर स्टार्टिंग की सारी स्टेजेस आपकी क्लियर है तो, राइट। तो क्लासेस या नोट्स जो आपके बैकग्राउंड है, उसके बाद ये जो हम कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही काइंड ऑफ आप समझ लें कि इसी को हम समझ लें कि सिनॉप्सिस मेकिंग शुरू हो चुकी है आपकी। पीवाईक्यू आपने देख लिया, सिनॉप्सिस मेकिंग आप कर रही हैं, राइट, जो है प्रोसेस चल रहा है यही सिनॉप्सिस मेकिंग है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें सबसे पहले उसके इंडेक्सिंग का पीवाईक्यू देखें, फिर इंडेक्सिंग करें, और फिर उसके बाद उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स Q&A फॉर्मेट में लिखेंगे हम, और अल्टीमेटली इन्हें ही रिवाइज करेंगे और जाके एग्जाम में सेम टू सेम जो है वो एक्सप्रेस करके आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई, इसके बाद हो गई कॉग्निटिव लर्निंग।
कॉग्निटिव लर्निंग। इसके बाद हमारे और क्या इन्फ्लुएंसेस आते हैं, और आते हैं कल्चरल नॉर्म्स। तो थ्योरीज हो गई, और अब थोड़ा सा एक जेनेरिक टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं कि ग्रुप इन्फ्लुएंस, जैसे पीयर ग्रुप होता है, जिस तरह के आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, ये सारे के सारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे फैमिली नॉर्म्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स मतलब एक ह्यूमन नेचर होता है यहाँ पे। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था ना, इंटरेस्ट एज एन इंटरनल डिटर्मिनेंट ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, तो वो जेनेटिक से ही तो आ रहा है। अब किसी पर्सन को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो है, अब इसका कोई कॉज नहीं होता, ये जेनेटिकली है, ये इनेट नेचर है कि वो बाय बर्थ इंक्लाइंड है। किसी का हो सकता है पेंटिंग की तरफ हो, किसी का हो सकता है साइंटिफिक बेंट हो। अब ये जेनेटिक है, जेनेटिक ह्यूमन नेचर के अंदर ही हमारे कौन से फैक्टर्स आते हैं, इंटरेस्ट, राइट। तो अब आपका थोड़ा कनेक्शन बैठ रहा है कि हाँ सर, क्लियर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एज इंटरनल डिटर्मिनेंट लिख लेना, इंटरेस्ट एज द इंटरनल डिटर्मिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। तो ये हो गए आपके फॉर्मेशन। अभी तो हम फॉर्मेशन ही कर पाए, राइट, अभी हमें और पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी लेंदी होगा ये लेक्चर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। सो जस्ट बी काम, बी पेशेंट एंड कीप लिसनिंग। क्लियर। चल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम देखते हैं। हमारा फॉर्मेशन का टॉपिक खत्म हुआ, अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। इसके बाद एक फॉर्मेशन में एक टॉपिक और आता है, फैक्टर्स। जैसे ये है ना, फॉर्मेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए, तो इसमें इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसका एक 7 मार्कर आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। वी विल सी अबाउट इट, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है चेंज। तो अब हम पढ़ते हैं एटीट्यूडनल चेंज। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, एटीट्यूडनल चेंज की तरफ चल रहे हैं। क्लियर। तो एटीट्यूडनल चेंज में सर हम क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं, हमको यहाँ पे पढ़ना होता है की फैक्टर्स। यही तो क्वेश्चन भी आया है एमपीपीएससी के, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। डन। इसके बाद इसमें दो तीन डायमेंशंस होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल इन्फ्लुएंस, राइट, these are some of the key factors, cultural factors, environmental factors, individual differences। ये सारे डायमेंशंस आप तैयार कर लेंगे इसको। मेजर हेडिंग्स मैंने आपको बता दिए कि लर्निंग्स बाय एक्सपीरियंस, कल्चरल फैक्टर्स। बहुत शानदार आपके सिनॉप्सिस बनते जा रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लियर। चलो, तो दिस आर दी वेरियस फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। कहानी क्लियर हो गई। तो एटीट्यूडनल चेंज में मेजरली हम ये देखते हैं। अब ये तो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स के बाद अब कुछ थ्योरीज हैं एटीट्यूडनल चेंज की। जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं, कौन सी थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। क्या सुना है आपने, आपने सुना है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हम चेंज के अगर कंसेप्ट को डील करेंगे, तो थ्योरीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। अब ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते इससे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखाए उस हिसाब से ही हम डिजाइन कर रहे हैं अपनी ओवरऑल स्टडी, राइट। तो थ्योरीज तो आती हैं आपके एग्जाम में। तो इसी में एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे सर, उसमें क्या है, आधा घंटे का काम। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पढ़ लेंगे, लिखना सीख लेंगे। इसके बाद आती है बैलेंस थ्योरी, जो फेवरेट है एमपीपीएससी की, बार बार पूछ रहा है, बैलेंस थ्योरी।
बैलेंस थ्योरी बाय फ्रिट्ज हाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें आता है कि सर एटीट्यूड चेंज करने में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है परसुएशन। और सर इस पे तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, इसी का पार्ट है, वो है परसुएशन थ्योरी। परसुएशन थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहानी क्लियर? सर ये भी समझ में आ गया, क्लियर? अब सर परसुएशन आ गया तो थोड़ा उसको डिटेल में समझा देते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हैं सीरियस हैं अटेम्प्ट को लेके, जिनका 26 है स्पेशली या 25 है, प्लीज लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। अगर आपने बना रखा है अपना सिनॉप्सिस तो भी लिख लीजिएगा, राइट? बहुत सी नई चीजें आपको मिलेंगी इसमें। परसुएशन, अब सिलेबस में क्या दिया हुआ है, राइट? व्हाट इज मेंशन इन द सिलेबस, जैसे कि आपने देखा, परसुएशन या सॉरी परसुएसिव कम्युनिकेशन, वो एक ही बात। सिलेबस में एग्जैक्ट टर्म दिया है परसुएसिव कम्युनिकेशन। और परसुएसिव कम्युनिकेशन दिया है इसलिए ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आया है। किस पे आया है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आया है, ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है? तो कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पीपीएससी, क्लियर? चलिए, सो एक्चुअल ये परसेशन थ्योरी सर किसने दी थी, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? पहले ध्यान रखना है हॉवलैंड एंड येल ने दी थी ये वाली थ्योरी। तो याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आपसे सीधे यही पूछ ले कि हॉवलैंड एंड येल थ्योरी क्या है, या हॉवलैंड येल ने कौन सी सिग्निफिकेंट थ्योरी दी है। तो प्लीज याद रखेंगे, उसका नाम है परसुएशन थ्योरी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि स्लीपर इफेक्ट क्या होता है। 2 मार्कर के लिए है, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन करा रहा हूं। स्लीपर इफेक्ट क्या होता है सर? इसके बाद परसुएशन के फंक्शंस क्या होते हैं सर? इसके बाद टेक्निक्स ऑफ परसुएशन क्या होती हैं सर? टेक्निक्स। अब अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो फिर आती है फुट इन द डोर। बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर स्टडिंग, ठीक है? फुट इन द डोर आती है, ठीक है? इसके बाद और क्या आती है सर? डोर ऑन द फेस, ये भी आ चुकी है एग्जाम में। डोर ऑन दी फेस टेक्निक, ठीक है? ये भी हमको पढ़नी है, क्लियर? और इसी में डोर ऑन द फेस के अंदर एक टॉपिक आता है एंकरिंग। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंकरिंग इन परसुएशन? अगर 2 मार्कर आ गया तो हमें फंसना नहीं है, हमें जानना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें एक कंसेप्ट होता है टेक्निक्स में, ईथोस पैथोस, यानी आपके इमोशन से डील करना है, आपके थॉट से डील करना है, राइट? किससे डील करना है? तो इसमें कंसेप्ट ऑफ ईथोस पैथोस एंड लोगोस होता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ ले, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ईथोस पैथोस एंड लोगोस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसुएशन, तो हम फंस जाएंगे, क्लियर? सो दिस इज अबाउट दी परसुएशन प्रोसेस, ठीक है? अब इसी में हमने यहाँ पे जो ऐड किया था, इसको ध्यान से ऐड कर रखना, क्या किया था ऐड? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन, क्लियर? अब इससे 2-3 क्वेश्चंस और निकलते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है कि हाउ टू बेसिकली रेजिस्ट परसुएशन और हाउ टू मेक परसुएशन इफेक्टिव। तो उसको लेके ज्यादा परेशान मत होइए, वो इसी के पार्ट्स में हम डील कर सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्लियर? चलो, अब हम लास्ट लेग में आ गए हैं अपने पूरे सिलेबस के, और वो सिलेबस का लास्ट लेग क्या है? दैट इज प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो ये सबसे इजी टॉपिक्स में से आता है, ध्यान रखना। लेकिन इजी इसलिए है क्योंकि समझ में सबको आता है, और ये टफ भी है क्योंकि इसमें लिखते सब हैं, तो बहुत अच्छा आंसर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। जब भी टॉपिक इजी होता है तो उसकी आंसर राइटिंग में एक्सीलेंस देना आपकी मजबूरी हो जाती है, बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ रही? तो स्टीरियोटाइप्स, इसमें आपको बेस्ट आंसर लिखना है सारे बच्चों में। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सर? 3700 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सर। इसमें से मेन लिस्ट में कितने हैं? अराउंड 3000 बच्चे मेन लिस्ट में। सर इसमें से इंटरव्यू कॉल कितने को आएगी? सिर्फ और सिर्फ 450 या 500 लोगों की आएगी। बात समझ रहे हैं? और इसमें से तो जो आपके बाकी बच्चे प्रोविजन के, उसमें से बहुत ही कम बच्चों को आएगी इंटरव्यू कॉल, ठीक है? तो 500, अगर आपको ओवरऑल मानो कि 3000 से 500 की जर्नी, 87%, 3044, राइट राइट है, मैंने यही बोला, अप्रोक्सीमेटली 3000, करेक्ट। आपने बिल्कुल सही डेटा बताया पूजा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर हम 3000 बच्चों में
1/6 मतलब आप 6 में से एक बच्चा अगर सपोज इंटरव्यू के लिए आ रहा है, राइट? तो हम क्या ऐसा लिखें कि हमारी इंटरव्यू कॉल आए? सवाल तो यही है। और इस बारे में हमें दिन भर चर्चा करनी चाहिए अपने आस-पास, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स। जब आप पढ़ नहीं रहे होते हैं तब यही डिस्कस करो कि कैसे रैंक लिस्ट में घुसेंगे, कैसे एंट्री मिलेगी, कैसे इंटरव्यू कॉल आएगी, कैसे हमें बहुत अच्छा कम से कम 750 नहीं तो 800 मार्क्स मेंस में लाने हैं। क्लियर? चलिए, तो अपना एनवायरनमेंट इसी तरह से चार्ज्ड रखिए तब पढ़ाई होगी। तो स्टीरियोटाइप्स के बाद आ गया प्रेजुडिस और उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस इज द एक्चुअल सीक्वेंस और ऑब्वियसली आपके सिलेबस में सीक्वेंस उल्टा दिया है। तो इसमें होता क्या है, BSPD मॉडल होता है। अब ये मॉडल किसी ने नहीं दिया, ये मैंने शॉर्टकट बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो B फॉर बिलीफ्स, S फॉर स्टीरियोटाइप, P फॉर प्रेजुडिस और D फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हाउ बिलीफ्स चेंज इनटू स्टीरियोटाइप्स। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने ये कनेक्शन आपको बताया। क्या कनेक्शन बताया सर? ये कनेक्शन बताया कि स्टीरियोटाइप्स के भी पीछे एक बड़ी, सबसे बड़ी एंटिटी बैठी है आपके माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस में, जिसको बोलते हैं बिलीफ्स। और जब तक आप बिलीफ्स पे काम नहीं करोगे तब तक स्टीरियोटाइप्स पे काम नहीं होता। जब तक स्टीरियोटाइप्स पे काम नहीं करते, जब तक प्रिजुडिसेस आप खत्म नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में कि हाउ टू रिमूव प्रिजुडिसेस, डेफिनेटली अभी पढ़ाया हमने, राइट? चलिए, अब स्टीरियोटाइप्स में पहला क्वेश्चन तो यही है जो हमने क्वेश्चन लिख दिया। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, इसके अंदर हमको पढ़ना होता है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। जैसे अभी फीमेल जो है वो हाउस वाइफ ही बनती है, नॉन वर्किंग होती है, ये स्टीरियोटाइप है, लेकिन इसे हम कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, राइट? तो क्या स्ट्रेटजीज हैं इन्हें चैलेंज करने की? जैसे एक मूवी आई थी ना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एक मूवी आई थी। वो मूवी किसी भी एंगल से जो है बेसिकली आप देख रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कोर कंसेप्ट था वो था स्टीरियोटिपिकल फैमिलीज को चैलेंज करना, राइट? कि एक मेल क्लासिकल डांसिंग कर सकता है, एक फीमेल घर को लीड कर सकती है। वो मूवी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए बनाई गई थी, उसको चैलेंज कर रही थी वो स्टीरियोटाइप्स। अब क्या था क्या नहीं था वो एनालिसिस साइड में हम रखते हैं, बट मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं सो दैट यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हम चैलेंज कर रहे हैं अपने सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को। और इस पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट थॉट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज नहीं किया तो वो प्रेजुडिस में कन्वर्ट हो जाएंगे और तुरंत डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो कब लिबर्टी और कब इक्वालिटी और कब फ्रेटर्निटी आपके हाथ से निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेजुडिस कर दिया आपने, इसका मतलब अनइक्वल बिहेवियर, अनइक्वल इमोशंस आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहे हैं। चले, अब इसमें एक क्वेश्चन और था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट था, स्टीरियोटाइप्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब जिस तरह से हम एकदम फ्लो के साथ टॉपिक्स की लिस्टिंग कर रहे हैं, इसी से आधी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं अबाउट द टॉपिक, कि अच्छा ये पढ़ा फिर वो पढ़ा फिर इसके बीच में कनेक्शन क्या है। अच्छा, अभी तो हमने क्वेश्चन देखा था, अब हमको समझ में आ रहा है कि ओके ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्यों पूछा गया। क्लियर? तो स्टीरियोटाइप्स में मेजरली यही है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देना, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू चैलेंज करना, राइट? एंड बिलीव्स कैसे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ स्टीरियोटाइप्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स या डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। क्या होते हैं स्टीरियोटाइप्स, किसके बारे में होते हैं स्टीरियोटाइप्स? हाँ, एक क्वेश्चन आपने देखा था ना, आर स्टीरियोटाइप्स ऑलवेज नेगेटिव? तो नेचर से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ये नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। चलिए, तो हमने इसको भी डिकोड कर लिया कि स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? Now, the next important concept and the last concept of our study is the कौन सा concept है? Prejudice and discrimination. Prejudice and discrimination. चलिए, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टीरियोटाइप्स भी देख लिया हमने। अब ये जो कंसेप्ट है यहां से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ये दोनों कनेक्टेड क्यों है सर? क्योंकि एक इमोशनल कंपोनेंट है और एक बिहेवियरल कंपोनेंट है, राइट? प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। चल, तो सबसे पहली बात तो प्रिजुडिस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बहुत शानदार 2 मार्कर डेफिनेशन। किसके थ्रू? गॉर्डन ऑलपोर्ट की डेफिनेशन बहुत फेमस है, तो प्लीज उसको हम रट लेंगे, गॉर्डन ऑलपोर्ट। ठीक है?
साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन की भी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बहुत ही शानदार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है, डिफरेंस एंड कनेक्शन बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। उसके बाद आपके एग्जाम में आया है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस, ये क्वेश्चन आया है, इसको डील करना है। और लास्ट पॉइंट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे एग्जाम के रिलेवेंस में क्या आया है, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, क्या आपको कुछ बातें समझ आ रही हैं हम क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही बोल दिया था आज की क्लास इंटरेस्टिंग लेंदी सब होने वाली है, एंड वी विल टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, डोंट वरी, बट मुझे आज ये खत्म करना है तो करना है। जितना जुनून मुझ में है उससे डबल आप में होना चाहिए, आपको बनना ही है डिप्टी कलेक्टर। कुछ आप में से फर्स्ट टाइमर हैं, कुछ मल्टीपल एग्जाम दे चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं, बट जोश और जुनून बने रहना चाहिए, टॉपर का जोश होना चाहिए आपके अंदर कि बस मैं ही टॉप करने वाला हूं। क्लियर, चलो, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, बहुत सारी पढ़ाई हमने की लास्ट 1.5 आवर में। सबसे पहले हमने सिलेबस देखा, फिर हमने उसके 2 मार्कर क्वेश्चन देखे, 7 मार्कर क्वेश्चन देखे, राइट, क्लियर। फिर हमने उसके बाद उसके 11 मार्कर्स क्वेश्चन देखे, फिर हमने टॉपिक की लिस्टिंग शुरू की कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने मेरे साथ ये लिस्टिंग कर ली है तो आपने एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है। और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑल 40 यूनिट्स के लिए करना है। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, मेंस एग्जाम आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, मैं आपको बताना, राइट। सो मेन एग्जाम विल बिकम वेरी इजी बिकॉज अब आपको क्लिक होने लगेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं उसे कैसे लिखूंगा या लिखूंगी। तो इंडेक्सिंग कोई नहीं करता, बच्चे इरिटेट होते हैं, बच्चे उसमें रेजिस्टेंस होता है उनके माइंड में कि अरे कौन लिखे, वो किताबों में तो लिखा ही हुआ है, हम सीधे आंसर लिखते हैं, वो नहीं करना। इसके बाद हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड लिखा, उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड लिखा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड देखा, फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड देखा, फिर हमने लर्निंग्स, रोल मॉडलिंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग्स लिखा, राइट। फिर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन लिखा हमने। इसके बाद थ्योरीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज लिखा, राइट। एंड इसके बाद परसुएसिव कम्युनिकेशन आपका जो टॉपिक है उसमें ह्यूरिस्टिक्स के बारे में देखा, उसमें स्लीपर इफेक्ट, फंक्शन, टेक्निक्स, पुट इन द डोर, डोर ऑन द फेस, एंकरिंग, ईथोस, पैथोस, लोगोस, होवलैंड एंड येल ग्रुप की ओवरऑल टेक्निक्स क्या है। स्टीरियोटाइप्स में भी हमने बीपीएसडी नेचर पूरा कनेक्शन देखा, बिलीफ, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, नेचर ऑफ स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या सिर्फ निगेटिव होते हैं, how beliefs change into stereotypes and effective strategies to challenge stereotypes in Indian context. So now we are very well equipped and ready to start answer writing. Clear? तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, जितने भी बच्चे अभी इस सेशन में लिख सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास वो लिखें, जो नहीं लिख पा रहे हैं, जो अभी सिर्फ सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी कंस्ट्रेंट्स, तो वो सिर्फ सुन लें लेकिन उसको बाद में जरूर लिखें। क्लियर? अब ये सर किसमें लिखना है आपको, ये आंसर आपको लिखना है प्रॉपर आंसर बुकलेट में, आंसर बुकलेट में ही लिखें, जो प्रैक्टिस बुकलेट होती है। जिसके पास नहीं है वो मेरे से मांग ले, जिसके पास है उसके प्रिंट आउट्स ले ले, हार्डली 100 रुपीज लगेंगे, आपके आराम से 200 पेज का कंटेंट रेडी हो जाएगा, मतलब फाइल्स रेडी हो जाएंगी। उसमें 2 मार्कर के पेजेस अलग कर लें, 7 मार्कर के पेजेस अलग कर लें, और 11 मार्कर के पेजेस अलग कर लें, ठीक है। फिर जितने 2 मार्कर्स हम प्रैक्टिस करते हैं उन्हें 2 मार्कर करो, एटीट्यूड टॉपिक में क्लब करो, पिन करो, क्लिप खरीद लो और एक क्लियर बैग खरीद लो। अभी जितना काम करो लूज काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी खरीद के ले आते हैं। अब कॉपी में क्या होता है कि आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते, या तो कॉपी खोलो फिर समझ में आता है। वो 2 मार्कर में 2 मार्कर लिखते हैं, फिर वहीं पे 2 एप्टीट्यूड के 2 मार्कर लिखेंगे, फिर इमोशनल, ऐसा मत करिए। आपने अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो आप यहाँ पे ना एटीट्यूड, तो एटीट्यूड उस बुलेट पॉइंट वाइज आप फाइल्स बनाओ, जो भी पेज की फाइल बनती है, 8, 10, 15, 20, 40, 50, जितने भी पन्ने आपके लगते हैं, पूरे आंसर राइटिंग प्लस सिनॉप्सिस मिला के, ये जो एक्सरसाइज है जिसको फाइनल रिवीजन करोगे एग्जाम में जाने से पहले या टेस्ट टेस्ट में फाइन फुल मॉक देने से पहले, ये आपका बुलेट पॉइंट वाइज रेडी होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो समझ गए आप लोग सर किस में लिखना है।
तो पहला क्वेश्चन जो है, जो नोट डाउन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन था राइट द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। क्लियर, यही क्वेश्चन था। अब एटीट्यूड की डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखी है, इट इज अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन, इट इज अ learned predisposition to think, feel and behave. It is a learned predisposition to think, feel and behave. Very very important point. ठीक है, think, feel and behave, देखो cognitive, affective and behavioral component, इसकी definition में ही component दे दिए मैंने। behave positively or negatively toward a person, object, idea or situation. राइट, अब ये पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन अपने आप में ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। याद है आपको मैंने एटीट्यूड में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखवाया था कि उसमें एटीट्यूड के एलिमेंट्स में सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होता है, किसके बारे में हम एटीट्यूड बना रहे हैं। तो यहां से हमने बताया, या तो हम पर्सन के बारे में बना सकते हैं, सिचुएशन के बारे में बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बना सकते हैं, या पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के बारे में भी बना सकते हैं। एंड इट इज अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन, ये हम सीखते हैं, या तो हम फैमिली से सीखें, एनवायरमेंट से सीखें, या अपने एक्सपीरियंस से सीखें। तो प्री डिस्पोजिशन मतलब प्री डिसाइडेड, in a certain way we have definitely shaped the overall a learned predisposition to think, feel and behave positively or negatively toward a person, object, idea or situation. अब ये डेफिनेशन आप डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी डेफिनेशन, इसको आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद सर मेरे पास तो सर ऐसी डेफिनेशन नहीं है। देखिए मैंने पहले ही आपको कम से कम 4-5 थिंकर्स बता दिए, हर थिंकर की अलग डेफिनेशन है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली थिंकर ना पूछा गया हो तो आप कोई भी एक जेनेरिक डेफिनेशन उठा सकते हैं, बट ये जो डेफिनेशन है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि एटीट्यूड अपने आप में एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट का मतलब है आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स, राइट, उसके बाद आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं या क्या जजमेंट पास करते हैं, उसके बेसिस पे जो आपका फाइनल एटीट्यूड या इमोशंस या थिंकिंग जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आपने कोई अमेजन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट परचेज किया, आपने उसको रिसीव किया, आपने उसको यूज किया, उसके बाद आप वहां पे रिव्यूज देते हो। तो वो जो रिव्यूज हैं वो क्या है? वो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट ही तो है कि फाइनल जजमेंट क्या है आपका, कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, या उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम लगी, या सब कुछ अच्छा लगा तो थम्स अप करिए, 5 स्टार दीजिए, वॉट एवर। ठीक है, सो इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट इज द फीडबैक, इज द फाइनल लर्न्ड प्री डिस्पोजिशन टू थिंक, फील एंड बिहेव पॉजिटिवली और निगेटिवली टूवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन। क्लियर। तो सर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है एटीट्यूड, इसके बारे में हम 4 लाइनें दी होंगी हमारे ओवरऑल कॉपी में। तो अगर आपके पास 4 लाइंस हैं तो पहली डेफिनेशन लिख लेंगे ऊपर वाली, जगह नहीं बच रही तो कोई बात नहीं, जगह बच रही है तो लिख सकते हो कि एटीट्यूड इज अ इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल्स बिलीव्स, इमोशंस एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज। यहां लिख के खत्म कर सकते हो आप, इतना आ जाएगा आपके स्पेस में, राइट। बिहेवियरल टेंडेंसी, इट इज फॉर्म्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशलाइजेशन, इट इज फॉर्म्ड थ्रू एक्सपीरियंस इन सोशलाइजेशन। क्लियर। ये है आपका एक 2 मार्कर आंसर जो आपको एक कॉपी में लिख के और बेसिकली रेडी करना है। यही एमपीपीएससी ने पूछा था। तो एमपीपीएससी इज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आंसर। ट्राई टू राइट दिस आंसर इन बुलेट पॉइंट्स, राइट। एंड कोशिश करना कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपको सिखाने के लिए, तो यहाँ एटीट्यूड का पॉइंट बनाया। आप जब कॉपी में लिखना तो यहाँ लिखना एटीट्यूड इज अ, क्लियर, attitude is a learned predisposition. ठीक, let's move on to the next question. What does power in attitude indicate? Next question है, what does power in attitude indicate? सर आपने पूरा सिलेबस बता दिया, उसके बाद सर आपने सारे पीवाईक्यू बता दिए, उसके बाद सर आपने टॉपिक इंडेक्सिंग या बोलने के सिनॉप्टिकल वे में आपने पूरे टॉपिक को ब्रीफ कर दिया। अब हम पीवाईक्यू के आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां क्वेश्चंस कम होते हैं वहां पे ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो हमें नए आ सकते हैं। मैंने यहाँ पहले ही बताया कि पूरे 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो मोर देन इनफ है, जो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके अलावा को क्या पढ़ना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। चलिए, तो व्हाट डज पावर इन एटीट्यूड इंडिकेट? देखिए पावर क्या है,
इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड। क्या इंडिकेट करता है ये? स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड। मतलब सर आपने एटीट्यूड में एक पॉइंट बताया था कि इट वेरी इन इंटेंसिटी। बोला था कि नहीं बोला था? यस सर बोला था। आपने ये बताया था कि कुछ चीजों के बारे में हम बहुत इंडिफरेंट होते हैं, जिनके बारे में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या हमने उसके बारे में कुछ सीखा नहीं होता, जिसको हम जिंदगी में पहली बार एनकाउंटर करते हैं, उसके बारे में हमारा कोई एटीट्यूड ही नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, राइट? उसके सामने कोई डेंजरस चीज आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि प्लीज दूर हो जाओ, डेंजर से। बच्चे को आइडिया ही नहीं है तो बच्चा उसके साथ प्ले करने लगता है, राइट? सो उसके अंदर कोई फियर नहीं होता या उसके अंदर कोई दूसरा पॉजिटिव सेंटिमेंट भी नहीं होता, तो वो ही स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर। मैं वही चीज बता रहा हूं। तो यहाँ पे पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब है स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। तो जितना पावरफुल एटीट्यूड होगा उतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन बनेगा। दिस इज व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पावर इन एटीट्यूड इंडिकेट्स। ये लिखना था बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड गाइड्स बिहेवियर क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। राइट? जैसे भाई आपको पेरेंट्स को लेके आपके माइंड में रिस्पेक्ट है, आपके हार्ट में रिस्पेक्ट है, इमोशनल वे में भी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने आपके लिए बहुत किया, वो आज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके गोल के लिए, आपके ड्रीम के लिए। और बचपन से सिखाया जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो आपके गुरु, माता पिता और ये तीनों जो है बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं और उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपने एनवायरमेंट से भी सीखा, आपने सोसाइटी से भी कंडीशन किया और साथ ही साथ एक्सपीरियंस से भी सीखा कि यस समटाइम्स आई बिहेव वेरी बैडली, समटाइम्स आई नीड समथिंग इन माय लाइफ डेस्परेटली। हर वक्त माता पिता हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, माता पिता हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बिलीफ आपका रीइंफोर्स हो जाता है जो सोसाइटी से बचपन से आपने सीखा। और उस रीइंफोर्समेंट से एक पावरफुल इमोशन जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत क्विकली एंड कंसिस्टेंटली आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो या उनके प्रति अपना एक बिहेवियर डेवलप कर लेते हो, राइट? भाई आप बैठे हो, आपके फादर बगल में आके खड़े हो जाएंगे तो आप बोलोगे अरे पापा जी आप प्लीज आप बैठिए ना, मैं बस कहीं और देख लेता हूँ। ये जो क्विक रिएक्शन आता है, ये जो कंसिस्टेंट रिएक्शन आएगा आपके पास, ये कहां से आएगा? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सम पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और लाइक दैट एनीथिंग आउटसाइड द आउटसाइड योर इन द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसके लिए आप एटीट्यूड्स बना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब पावरफुल एटीट्यूड्स आर हार्ड टू चेंज। एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है, आपको आप किसी पर्सन के लिए आपके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड है और आपको कोई आके बोले कि नहीं नहीं तुम अभी समझते नहीं हो, वो एक्चुअल में तुम इतने अच्छे भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तो तुम तुरंत क्या करोगे? वहां से रिवर्स गाड़ी ले लोगे एंड यू नीड टू अवॉइड दैट पर्सन। पहले तो तुम उसे अवॉइड करोगे, नहीं तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें एंगर आएगा कि मैं तो चेंज नहीं करूंगा मेरे एटीट्यूड। सो समटाइम्स पावरफुल एटीट्यूड्स आर हार्ड टू चेंज एंड इट शोज स्टेबिलिटी एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तो 2 मार्कर में 4 लाइंस हैं जहां तक मुझे पता है। अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो पावर वाला और इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट ही आप लिख पाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट में अगर आप लिखने की जगह बचे, आपकी कॉपी आपके सामने होगी राइट नाउ, तो उसमें लिखना पावरफुल एटीट्यूड्स आर हार्ड टू चेंज। ये पॉइंट इतना अगर मेंशन कर देंगे तो बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एन एटीट्यूड वर्क एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म? कैसे एक एटीट्यूड वर्क करता है एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ईगो डिफेंस का मतलब क्या है? ईगो डिफेंस का मतलब है कि अगर आपने अपने बारे में एक आइडेंटिटी बना रखी है या किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में एक आइडेंटिटी बना रखी है, आपको उसके अगेंस्ट या उसके उससे बियॉन्ड या कोई अदर डायमेंशन में कोई पर्सपेक्टिव आता है या कोई सामने वाला आपको सजेस्ट करता है, तो सबसे पहले आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते हैं। तो उससे क्या होता है? आपको एंजाइटी नहीं होती, आपको गिल्ट नहीं होता, आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कहने का मतलब, सपोज आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं और दूसरा पर्सन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दे दे, और तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जैसा आप सोचते हैं और जैसा सामने वाला शायद आपको करने को बोल रहा है, तो आपकी बिलीफ और इमोशन और आपकी डूइंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो एटीट्यूड हमेशा इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे? एंजाइटी से, गिल्ट से। एंजाइटी का क्या मतलब हो गया? जैसे मैंने अभी बोला कि आपके सामने एक बहुत ही अननोन सी चीज आ जाए, लेकिन बचपन से मम्मी पापा ने, सोसाइटी ने, स्कूल में, पेरेंट्स ने हर जगह लिखा है कि स्नेक्स आर डेंजरस,
राइट? सपोज ऐसा कुछ आपको एक बचपन से सिखा रखा है कि भैया इनसे दूर रहना है आपको, ठीक है? ये डेंजरस चीज है, ठीक है? उसमें वेनम होता है। तो अब लेकिन जब आपको कुछ नहीं पता है और सपोज आप एक टफ सिचुएशन में फंस जाए, तो आपको होगी एंजाइटी कि अरे यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दैट इज ऑल अबाउट एंजाइटी, दैट इज व्हाट एंजाइटी इज। तो अगर पहले से एटीट्यूड्स बने होते हैं, इसलिए हमने सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी? लर्नड प्री डिस्पोजिशन। यहीं से तो हमने आज की कहानी शुरू की थी। लर्नड प्री डिस्पोजिशन, राइट? तो हमने सीखा है, और ये सीखने से हमारा क्या होता है? कहीं एंजाइटी नहीं होती, गिल्ट नहीं होते। गिल्ट कब होता है? जैसे आपने किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन आपने उसने कोई काम से मना कर दिया, तो आपको बुरा लगने लगता है कि यार मैंने इसको मना कर दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। बट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बचा लेता है, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं देखो, राइट, दिस इज माई परस्पेक्टिव, दिस इज माई इवेल्युएटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर मैं किसी को मना कर रहा हूं, तो मुझे गिल्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है ऑफ सेइंग नो, द कंसेप्ट ऑफ सेइंग नो। कौन सा कंसेप्ट निकलता है यहां से? द कंसेप्ट ऑफ सेइंग नो। जैसे होता है ना, बहुत से लोग दूसरों को नो नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि उनके एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं होते, वो वही सुन लेते हैं जो सामने वाला बोल रहा है, और अल्टीमेटली वो गिल्ट में चले जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ईगो डिफेंस फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी कि एटीट्यूड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम एंजाइटी, गिल्ट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हमने क्या लिखा? सेल्फ जस्टिफिकेशन। पीपल डेवलप एटीट्यूड्स दैट डिफेंड सेल्फ एस्टीम। ये भी उसी से कनेक्टेड है। एंड द लास्ट एग्जांपल, a student blaming the exam system instead of accepting poor preparation, राइट? पुअर प्रिपरेशन। अगर हम पुअर प्रिपरेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम ईगो हमारा हर्ट होगा, राइट? हम बोल रहे हैं कि एग्जाम ही इतना टफ आया था, इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। लेकिन यहां पे आपका ईगो डिफेंस आपके अगेंस्ट जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप हर वक्त ईगो डिफेंस करेंगे, तो इसका साइड इफेक्ट भी है। क्या? कि लर्निंग नहीं होगी इससे। इससे आप हमेशा बोलेंगे पढ़ के तो मैं हमेशा जाता हूं, मेरे साथ एग्जाम में ब्लफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लफ हो जाता है। पिछले पैटर्न्स कुछ थे, हर साल मुझे सरप्राइजेस मिलते हैं, और इस कारण से मेरा क्या नहीं होता, कभी प्री क्लियर नहीं होता, कभी मेंस क्लियर नहीं होता। अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे, राइट, तो ध्यान देंगे कि आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ईगो डिफेंस करना जरूरी है, लेकिन जहां आपको सीखना हो, वहां पे एटीट्यूड का इस फंक्शन को हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपके एग्जाम में, प्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन एटीट्यूड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है आपको पता है? व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग? इट इज द लर्निंग बाय एसोसिएशन। यही तो थी क्लासिकल कंडीशनिंग, इट वाज द लर्निंग बाय एसोसिएशन। लर्निंग बाय एसोसिएशन। क्लियर? चलो, तो इसमें क्या पढ़ते हैं? देखो, एटीट्यूड चेंजेस व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड चेंजेस व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज पेयर्ड विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस। यही होता है। Now, what is the example? Example is liking a brand because it is repeatedly shown with pleasant music or celebrities. तो कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता है, इसलिए तो हम पूरे जो एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है वो इसी पे चलता है कि सलमान खान ने थम्स अप पिया, तो आपको भी थम्स अप अच्छी लगने लगेगी, राइट? यू डेवलप अ पॉजिटिव कनेक्शन, राइट? कोई और सेलिब्रिटी है जो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो सारी फीमेल्स को लगेगा कि नहीं, हम मुझे यही वाले प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। हाँ, तो वो जो एसोसिएशन हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, राइट, वो एसोसिएशन आपके माइंड में एक एटीट्यूड डेवलप कराता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु गिव द बैलेंस थ्योरी एंड व्हाट डज दिस थ्योरी स्टडी? बैलेंस थ्योरी किसने दी, और ये थ्योरी क्या स्टडी करती है? देखिए, बैलेंस थ्योरी प्रपोज किया है फ्रिट्ज हाइडर ने। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है आज की क्लास में, बट फिर से बता रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में क्या होना था? फोकस ऑफ स्टडी वाज टू एक्सप्लेन हाउ पीपल सीक कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप्स, right? And individuals try to maintain balanced attitude towards people and object। कहने का मतलब है कि जो एटीट्यूड है, एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो एक कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी रखो और बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलो अपने एटीट्यूड में। यही बैलेंस थ्योरी बोलती है। इसको प्लीज प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, फ्रिट्ज हाइडर को, और बैलेंस थ्योरी का एक 7 मार्कर भी आप लिख के बताएंगे। आई विल गिव द असाइनमेंट टू। Next question is, what is persuasive communication? So persuasive communication is a deliberate attempt to change attitudes or behavior through messages, right? जैसे आपको लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेली मैसेज आ रहा है कि आप
आपको लोन मिल रहा है 5 लाख तक, तो आपके माइंड में धीरे धीरे आने लगेगा कि यार क्या बात कर रहे हो, मिल रहा है क्या? अगर डेली पुश कर रहे हैं, फिर अगले दिन आ रहा है कि 50 लाख तक का लोन भी आपको मिल सकता है, तो आपके माइंड में धीरे धीरे परसुएशन क्रिएट होगा। और फिर आपको लगेगा जब लोन मिल रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो आपके माइंड में काफी टाइम से था, वो आप उसको प्लान करने लगोगे। सपोज आपको कार लेना है, आपको घर लेना था, या और भी कोई मेजर एक्सपेंडिचर्स थे आपकी लाइफ में, तो उसको आप अल्टीमेटली प्लान करने लगोगे कि चलो लोन ले लेता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि परसुएशन, ये तो मैंने बहुत डे टू डे लाइफ का आपको मैसेजेस बता दीजिए। जैसे आपको जोमेटो की फीड्स आती हैं, क्या फीड्स आती हैं? भूखे हो, एक बर्गर तो ऑर्डर कर लो। राइट, अब इस टाइप के जो पुश मैसेजेस आपको आते हैं, वो क्या है? वो परसुएसिव मैसेजेस हैं। आईपीएल का फाइनल है, कोल्ड ड्रिंक तो ले लो, पिज्जा तो ऑर्डर कर लो। अब ये जो है, ये मैसेजेस आपके परसुएसिव कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसको समझिए आप। राइट, आपको ऐसी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बताया जा रहा है कि ये कर लो। अब इसमें 3 चीज होती हैं, क्या लिखा है? इट दिस प्रोसेस यूज्ड एज आर प्रोसेसेस यूज्ड आर लॉजिक, इमोशन और क्रेडिबिलिटी। कई बार एक लॉजिक की बात होती है, राइट? सुबह सुबह कुछ आ गया, योगा से रिलेटेड कोई मैसेज आ गया, तो आपको लगता नहीं यार हाँ करना चाहिए, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू डू, ग्रीन टी पीना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। दूसरा, कुछ इमोशंस से कनेक्टेड होते हैं, राइट? आज मदर्स डे है, मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं खरीदोगे? अगर ऐसा मैसेज आ गया तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, ये आपके इमोशन को अपील कर रहा है, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्ट है आपके मदर के साथ, राइट? सो हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं, फिर आप डेफिनेटली कुछ केक मंगवाएंगे, गिफ्ट्स मंगवाएंगे। समटाइम्स क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो यूज्ड टू परसुएड यू, कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे मोदी जी ने क्या बोल दिया कि गोल्ड मत खरीदो, तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे आपने बिलीव किया कि मोदी जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, तो ओवरऑल आपने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, राइट? या पेट्रोल या जो भी आपका फ्यूल है उसका यूज कम कर दिया, क्योंकि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। तो अलग अलग मीन्स से अलग अलग कंपोनेंट ऑफ माइंड को अट्रैक्ट किया जाता है, अपीज किया जाता है, और अल्टीमेटली परसुएशन किया जाता है और सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है। और इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू प्रोड्यूस एटीट्यूडनल चेंज। सिर्फ एक ही गोल है इसका, क्या? टू प्रोड्यूस एटीट्यूडनल चेंज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। डिजायर्ड मतलब जो सामने वाला चाहता है, उस डायरेक्शन में आप क्या करें? एटीट्यूडनल चेंज लेके आए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग इन परसुएसिव कम्युनिकेशन? व्हाट इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग सर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री चॉइस? मतलब मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूं मैं, किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? मतलब परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे हैं, राइट? चलिए, सो परसुएसिव कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग इन परसुएसिव कम्युनिकेशन? सो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग इज अ शॉर्टकट बेस्ड क्विक इवैल्यूएशन ऑफ मैसेजेस। क्या है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग? जब हम, हमारे पास कोई परसुएसिव कम्युनिकेशन आ रहा है, तो हम उसको बेस्ड ऑन क्यूज अगर उसको इवेल्युएट करें और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। इट इज बेस्ड ऑन क्यूज, इट रिलाइज ऑन सिंपल सिग्नल्स लाइक अट्रैक्टिवनेस, अथॉरिटी और पॉपुलैरिटी। एंड व्हाट इज द आउटकम? आउटकम लीड्स टू सुपरफिशियल एटीट्यूडनल चेंज, नॉट डीप थिंकिंग, राइट? तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग के थ्रू जो परसुएशन होता है, उसमें बेसिकली आप बहुत डीप एटीट्यूडनल चेंज नहीं करते, लेकिन सुपरफिशियली एटीट्यूडनल चेंजेस लेके आ जाते हैं, सो दैट यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव और मैनूवर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो ये बात बस याद रखना, इट्स अ शॉर्टकट बेस्ड क्विक इवेल्युएशन ऑफ मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, डिफाइन फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक इज अ compliance strategy where agreeing to a small request increases chances of agreeing to a larger request later. पहले मैंने बोला था कि फुट इन द डोर टेक्निक में हमेशा याद रखना कि पहले एक छोटी रिक्वेस्ट होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे भी बड़ी। सो पाथ जो है आपका वो ऐसे जाता है। कहानी क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज फुट इन द डोर टेक्निक। क्लियर? तो मैकेनिज्म क्या है? वर्क्स थ्रू सेल्फ परसेप्शन एंड कंसिस्टेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, तो होता क्या है कि जैसे वर्क प्लेस में मैनेजर ने आपसे बोला कि मैनेजर देख रहा है कि अब आप जाने वाले हो, ऑफिस टाइम एंड हो रहा है, तो इसको कैसे मैं थोड़ा सा, अगर मैं बोलूंगा कि यार बहुत लंबा काम है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अब मेरे ऑफिस से जाने का टाइम हो गया, इसी टाइम आप ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज आई हैव सम अदर प्लान्स। तो मैनेजर आपको क्या बोलेगा?
कि 5 मिनट का एक डॉक्यूमेंट है, प्लीज इसको समराइज कर देंगे। आप बोलोगे डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कर देता हूँ, बिल्कुल नो इश्यूज एट ऑल। तो आप उस समय ये काम थोड़ा सा कर दोगे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आपने काम कंप्लीट कर दिया, देन ही विल आस्क द लार्जर टास्क ऑफ राइटिंग एन एंटायर मंथली रिपोर्ट। तो फिर आपको उस काम के लिए वो बेसिकली कन्विंस कर लेगा। फिर आप लोग सोचोगे कि ठीक है, मेरे 6 बजे ऑफिस से निकलने का टाइम था, उस 5 मिनट के काम में मैंने आधा घंटा वैसे ही लगा दिया है। अब जब टाइम डिवोट कर ही रहा हूँ, मेरे प्लान सब कॉम्प्रोमाइज हो ही रहे हैं, तो चलो मैं अब ये काम पूरा करके ही जाता हूँ, क्योंकि बॉस भी इंपॉर्टेंट है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, और मुझे अपनी जॉब भी बचानी। तो समहाउ पहले आपको छोटी रिक्वेस्ट दिया और फिर उसके बाद आपको बड़ी रिक्वेस्ट देके परसुएड कर लिया टू स्टे एंड वर्क बिकॉज इट इज अर्जेंट। ठीक है, बट ये टेक्निक हर बार काम नहीं करेगी। अगर हर दिन आपका मैनेजर आपको बोलने लगे ठीक 5:55 पे कि सुनो, थोड़ा सा एक छोटा सा काम है, कर दोगे, फिर आप समझ जाओगे कि कभी कभी जो है ये मैसेज, इस तरह का कम्युनिकेशन हेल्प करता है। इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी ऑब्वियसली मैनेजर विल से कि आज थोड़ा अर्जेंट है, तो आप कर लोगे। ठीक, तो वैसे ही चीजें हैं फुट इन द डोर टेक्निक। तो इस तरह से आप इसका बहुत शानदार आंसर लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ध्यान से इसको समझेंगे, इस क्वेश्चन को। आपको क्या डिफरेंशिएट करना है, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे प्रेजुडिस की डेफिनेशन क्या है? प्रेजुडिस इज एन अनजस्टिफाइड टिपिकली निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड एन इंडिविजुअल बेस्ड solely on their actual or perceived membership in a specific social group। इस बात का ध्यान देंगे। फिर से पढ़ेंगे डेफिनेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? that prejudice is an unjustified, पहले unjustified क्यों है? because it has no base, no logical base, बस इसे क्रिएट कर दिया गया है बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स विदाउट एनी लॉजिकल थॉट। तो एक निगेटिव एटीट्यूड जनरेट हो गया, किसके लिए? एक इंडिविजुअल के लिए। और किस बेसिस पे? देयर एक्चुअल और परसीव्ड मेंबरशिप, बिकॉज वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन है किसी पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी से बिलोंग करता है। राइट, जैसे बेसिकली सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म। जैसे वेस्ट में, यूएस में और यूरोप में हर जगह व्हाइट वर्सेस ब्लैक। तो व्हाइट हमेशा प्रिजुडिस रख रहे हैं ब्लैक के अगेंस्ट, कि ब्लैक इज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ कम्युनिटी, और उनके बारे में हमने एक नेगेटिव एटीट्यूड, बिकॉज दे वर हिस्टोरिकली द स्लेव्स ब्रॉट फ्रॉम द अफ्रीका, राइट, बाय द ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियन पावर्स। तो एक हमने निगेटिव की, ये स्लेव कैटेगरी के लोग हैं। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बोले तो शूद्र कैटेगरी के लोग। तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं, इसलिए आप उनके लिए एक निगेटिव एटीट्यूड रखते हो, जो कि अनजस्टिफाइड है, क्योंकि आप पे कोई इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये होता है प्रेजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन इसी का अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट है। कहने का मतलब इसी का एक्शन पार्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस, जेंडर, एज, या कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक बेस में आप जो है डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन सॉरी कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? जो क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंस है कि प्रेजुडिस इंटरनल होता है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सटर्नल एक्शन होता है। बात को ध्यान देंगे, प्रेजुडिस इंटरनल है और आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक एक्सटर्नल एक्शन होता है। इस बात का ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रेजुडिस। देखिए, सबसे पहले कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब इंटरेक्शन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, सोशलाइजेशन, मतलब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना। या वर्ड लिख सकते हैं इंटरेक्शन, तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, कॉन्टैक्ट वर्ड से ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपरेशन, वर्किंग टुवर्ड शेयर्ड गोल्स। अगर आप मिलके, यस सत्यवीर, प्रेजुडिस इज प्री कंसीव्ड ओपिनियन। ओपिनियन देखिए, अब यहाँ पे एटीट्यूड है, ये बिहेवियरल कंपोनेंट है ये। हाँ, ओपिनियन बेस्ड ऑन लॉजिक। देखो सत्यवीर, जैसे ही आप ओपिनियन वर्ड लिखोगे ना, ओपिनियन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिक समटाइम्स, एंड ओपिनियन इज अ थॉट कंपोनेंट। पहले ये समझो आप, ओपिनियन इज अ थॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या वर्ड यूज किया? इट्स अ निगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो हम ओपिनियन वर्ड को ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, एंड वी कैन प्लेस सेफ इन द एग्जामिनेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन यहाँ पे हेल्प कर सकता है। प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड एम्पैथी, जैसे एम्पैथी वर्ड के बारे में हमने देखा कि हम कुछ स्टोरीज ऐसी डेवलप कर सकते हैं, या बेसिकली बच्चों को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं रियल लाइफ स्टोरी, जिससे पता चले कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल जो है ऐसा नहीं है जैसा उसके बारे में परसेप्शन बना दिया गया है। क्लियर? उसके बाद नॉर्म्स, जैसे इंकरेजिंग इंक्लूसिव सोशल नॉर्म्स। राइट, अब जैसे अभी छोटी सी बात बोलूं एक परसेप्शन की, जैसे स्वामी विवेकानंद, हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की इनके बारे में।
हमने क्या किया, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा। लेकिन हुआ क्या कि 1980 के बाद और पहले भारतीय जनसंघ बनी और आरएसएस बनी, इन सब ने स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल बना लिया। ठीक ठीक है। अब हुआ ये कि जनता क्या सोचने लगी कि स्वामी विवेकानंद ये बोलते हैं कि ओनली हिंदू राष्ट्र शुड बी देयर, जबकि स्वामी विवेकानंद जी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो यूनिवर्सल रिलीजन का था, हार्मनी ऑफ रिलीजन का था। लेकिन अब बीजेपी, सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम में लिख के मत आ जाना, ये बस एक कैटेगरी समझा रहा हूँ आपको। आज की डेट में अगर बीजेपी स्वामी विवेकानंदा को आइडियलाइज करती है तो बाकी पार्टीज या वो लोग जो एंटी बीजेपी हैं वो स्वामी विवेकानंदा को निगेटिवली परसीव करने लगते हैं कि इनके कारण ऐसी थॉट प्रोसेस प्रोपगेट हो रही, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। तो कहने का मतलब है, जस्ट बिकॉज स्वामी विवेकानंद की आइडल या उनकी मूर्ति या उनकी फोटो बीजेपी वाले लगाते हैं, उस कैटेगरी के लोग लगाते हैं, इसलिए हमने उनके बारे में एक निगेटिव फीलिंग डेवलप करी। एंड ये रीजन है बहुत बड़ा कि स्वामी विवेकानंदा ने जितनी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न सेंचुरी, जितने ग्रेट वो हैं उतना उनको जो है क्रेडिट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसे ग्रुप से अटैच हो जाती हैं, ऐसे सिंबॉलिकली की चीजों से ऐसे अटैच हो जाती हैं कि वो सोसाइटी को डिवाइड कर रही हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज में, और वो बहुत निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो समझाने का मतलब आप समझ गए कि एजुकेशन के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। लीगल वेज कैन ऑल्सो रिड्यूस प्रेजुडिस। देखिए, लीगल वेज से आप डिस्क्रिमिनेशन रोक सकते हैं, प्रेजुडिस रोकना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बोला कि ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अब ये एक्ट जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस तो रोक देगा, और डोमेस्टिक वायलेंस क्या रोकेगा? डिस्क्रिमिनेशन रोकेगा। बेसिकली वायलेंस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? जैसे फीमेल है, डिसीजन मेकिंग कर रही है घर में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रही है, हस्बैंड को पता है कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली, तुम्हें पता ही क्या है। और धीरे से ये बात, अगर किस सामने वाले ने उसका काउंटर आर्गुमेंट किया, तो धीरे से ये बात वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सट्रीम केसेस हो जाएगा। अभी रिसेंटली केस हुआ था, एक फीमेल की डेथ हुई है, राइट? तो वो केस आपको याद होगा, हाँ, तुषा तुषा शर्मा केस था, राइट? शायद वो वाला है ना। तो वो था, तो डोमेस्टिक वायलेंस है। अब यहाँ पे सतवीर आप बोल रहे हो कि लीगली परसुएशन कैसे, प्रेजुडिस, लीगली प्रेजुडिस आप नहीं खत्म कर सकते क्योंकि प्रेजुडिस एक इंटरनल कंपोनेंट है सत्यवीर। इंटरनल कंपोनेंट के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा या आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाने पड़ेंगे ताकि आप में इंटरनल चेंज आए, क्योंकि हमें टारगेट तो बिलीफ को करना है। ठीक है, आपको टारगेट किसको करना है? बिलीफ को करना है। तो लीगल वेज आपके उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, आई एम रियली सॉरी। बट यस, क्या हेल्प कर सकता है? जैसे कोई सेंसिटिव सेंसिटिव मूवी आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे बहुत सी लड़कियां नहीं समझ रही कि सपोज दूसरे रिलीजन के बॉयफ्रेंड्स के साथ अटैच हैं या जो भी इन्वॉल्व है, राइट? अब कोई उन्हें मना कर रहा है, लेकिन सपोज किसी ने जाके केरला स्टोरी देख ली, तो उसको क्या रियलाइज होगा? उसको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि नहीं यार, सब शायद इतना बुरा भी हो सकता है किसी के साथ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग कि क्या क्या चीजें और सिचुएशंस एक मूवी एक सेंसिटाइज कर सकती है। जैसे मूवी थी तारे जमीन पर, ठीक है, तो स्पेशल चाइल्ड्स को लेके वो मूवी ने जो है सेंसिटिव बिहेवियर या एक पॉजिटिव उनके लिए फीलिंग जनरेट की कि हाउ टफ इट इज फॉर देम टू सर्वाइव, हाउ टफ इट इज फॉर देम टू एजुकेट। बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में जो आपको एजुकेट करती हैं, बहुत सारे मीन्स होते हैं, आर्ट है, साइंस है, जिससे आप ओवरऑल अपने एनवायरमेंट, अपने सोसाइटी के बारे में बहुत एक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो विच इज पॉजिटिव, राइट? और समटाइम्स इट इज न्यूट्रल। मैं कह रहा हूं कि अगर निगेटिव नहीं है तो न्यूट्रल भी है तो भी अच्छा है। इट इज बेटर देन होस्टिंग दोज निगेटिव इमोशंस एंड एटीट्यूड्स विद इन योर हार्ट एंड माइंड। एंड अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू व्हाट बुद्धा सेज, बुद्धा बोलते हैं कि किसी के बारे में निगेटिविटी हार्बर करने से नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डेंजरस चीज है तो आप उससे सतर्क ना रहें। Definitely you need to be more alert and secure and safe, right? You need to be aware, but yes, harboring negative thing against anything is only going to burn you. So anger is like a fire which is within you, about other है लेकिन within you, and it burns you from inside, not others. तो इसलिए shed the anger and be compassionate, right? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है डाकू अंगुली माल और भगवान बुद्ध की, तो वो इंपॉर्टेंट स्टोरी यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो क्वेश्चन है कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिलीव्स और थॉट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट को कॉग्निटिव कंपोनेंट बोलते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है फीलिंग्स और इमोशंस एसोसिएटेड विद इट।
एंड लास्ट है बिहेवियरल कंपोनेंट, जो मैंने CAB मॉडल बताया था। तो C इज फॉर कॉग्निटिव, लेकिन एग्जाम में सिर्फ CAB लिख के मत आ जाना, पूरा लिखना प्लीज, ठीक है। अफेक्टिव और बिहेवियरल, क्लियर। और ये तीनों क्या करेंगे, आपका एटीट्यूड के कंपोनेंट। और जब स्टिमुलस आएगा, मतलब बाहर से कोई चीज आपको आई, तो आप इसके बेस पे रिएक्ट करोगे, रिएक्शन दोगे, क्लियर। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो CAB मॉडल याद रखना, हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब एटीट्यूड का फंक्शन पूछा जा रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइज, सबसे पहला फंक्शन होता है नॉलेज फंक्शन या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नॉलेज फंक्शन से एटीट्यूड आपकी मदद करता है पूरे आइडियाज को स्ट्रक्चर करने में और बिहेवियर को अलाइन करने में। दूसरा फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन, जिसका मतलब है कि आपको चॉइसेस एंड रिस्पॉन्सेज डायरेक्ट करता है एटीट्यूड। थर्ड है इवेल्युएटिंग, यानी प्रोवाइड्स पॉजिटिव और नेगेटिव जजमेंट्स। एंड द लास्ट इज द ईगो डिफेंस फंक्शन, दैट इज इट प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम थ्रू ईगो डिफेंस। ठीक है, तो ईगो एक्सप्रेशन, ईगो डिफेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज फंक्शन। मैंने पहले ही बोला था कि 5 to 6 फंक्शंस रेडी रखना। एग्जाम में 7 मार्कर भी आ सकता है, एग्जाम में 10 मार्कर भी आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ MPPSC, क्लियर। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से 2 मार्क्स खत्म करेंगे इस सेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्लेसेस ऑफ बिलीव्स इन एटीट्यूडनल चेंज। क्या बोल रहा है ये, कि बिलीव्स की पोजीशन क्या है। बिलीव्स फॉर्म द कॉग्निटिव बेस ऑफ एटीट्यूड। फिर से समझा रहा हूं, CAB मॉडल। तो B इज बिहेवियर, राइट। A फॉर अफेक्टिव या इमोशनल, एंड C इज द कॉग्निटिव या थॉट प्रोसेस। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि बिलीफ इज द बेस ऑफ द एटीट्यूड। इसका मतलब कॉग्निटिव के भी पीछे कौन बैठा है, बिलीफ। ये बिलीफ आपके कॉग्निशन को हेल्प करता है, फिर कॉग्निशन आपके इमोशन को ट्रिगर करता है, और इमोशन आपके बिहेवियर को ट्रिगर करता है। मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम, चेंजिंग बिलीव्स ऑल्टर्स इवैल्यूएशंस, राइट, यानी एटीट्यूड्स। एंड न्यू इन्फॉर्मेशन रीशेप्स थिंकिंग। यस, जब भी ये रीशेप, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, नई चीजें आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल आपका कॉग्निशन में चेंजेस आते हैं, एंड इट लीड्स टू स्टेबल लॉन्ग टर्म एटीट्यूडनल चेंज। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म एटीट्यूडनल चेंज करना है, तो आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, यानी बिलीफ और कॉग्निशन पे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म एटीट्यूडनल चेंज होगा। यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। कहानी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनल एटीट्यूड। तो इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस टुवर्ड्स एक्टिविटीज और आइडियाज। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है पर्सनल प्रेफरेंस, यानी लाइक्स और डिसलाइक्स टुवर्ड एनी एक्टिविटी, आइडिया और ऑब्जेक्ट। बेसिकली तो इंटरेस्ट में आपको कोई पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट आता है, फिर उसमें आप एंगेज होते हो। यहीं से एक वर्ड निकल के आता है आगे जाके, हॉबी। हॉबी में क्या होता है कि आप एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हो, क्लियर। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड क्रिएट्स इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इट्स रिलेवेंस इज इट स्ट्रेंथेन्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स, एंड इट्स कंसिस्टेंसी मींस सस्टेन्स लॉन्ग टर्म बिहेवियरल टेंडेंसी। कहने का मतलब है कि इफ यू हैव इंटरेस्ट, सबसे पहली बात तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया तो क्या होगा इसके बाद, अल्टीमेटली आप उसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। ट्रू, क्या करेंगे आप, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। ध्यान रहेगा ये बात का। तो इंटरेस्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनल एटीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप्स। So stereotypes are generalized, oversimplified beliefs or assumptions about a category of people. यही इस लाइन हो है, यही डेफिनेशन हर बच्चा लिखेगा, आपको भी लिखना है। ये जनरलाइज्ड होते हैं, ये ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ्स होते हैं या एजम्पशंस होते हैं अबाउट अ कैटेगरी ऑफ पीपल। दूसरी बात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हैं। पहली बात तो ये ओवर सिंप्लीफाइड होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं, यानी 2 लोगों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये तो कैटेगराइज करके ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे सारे लोग, ऑल ब्लैक्स आर बैड, all blacks have no intellectual skill या intellectual faculty, राइट, दे आर द स्लेव्स, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स आपने बना लिए। लर्नड का क्या मतलब है, फॉर्म्ड थ्रू कल्चर एंड मीडिया। सीधी सी बात है, आपको जैसा सिखाया जाएगा, जैसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वैसे ही आप क्या करेंगे, स्टीरियोटाइप्स डेवलप करेंगे।
लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है कि इट लीड्स टू प्रेजुडिस एंड द बायस्ड बिहेवियर। इसका इम्पैक्ट ये है कि ये बायस्ड बिहेवियर या प्रेजुडिस यानी डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाता है। तो स्टीरियोटाइप्स को बहुत केयरफुली जज करें, ऑब्जर्व करें और उसको करेक्ट करें, नहीं तो ये फ्यूचर में नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट करेगा किसी पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिविजुअल के बारे में, राइट? और फिर अल्टीमेटली आपको डिस्क्रिमिनेट कराएगा, और जितने आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, आप उतना अपने लिए नेगेटिव कर रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है, राइट, कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज होगा कि मैंने फालतू में किसी चीज के बारे में ओवर जनरलाइज बिलीफ बना के चला, और मैंने किसी को एक फेयर चांस नहीं दिया। when you make decisions in the real world, you will not give fair chance। आप बोलोगे नहीं नहीं, ये इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से तो ये काम हो ही नहीं सकता, तो इसको ना देके किसी और को दिया जाए, विदाउट असेसिंग हिज ओवरऑल सीवी और ओवरऑल स्किल्स, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस। What are the characteristics of helping behavior? ये क्वेश्चन है। That is positive intentions aimed at benefiting others. Voluntary means not forced or rewarded. Empathetic based on concern. And last, pro-social strength and social harmony. तो पॉजिटिव इंटेंशंस होंगे तभी आप का हेल्पिंग बिहेवियर होगा, दूसरों को बेनिफिट होगा। इट इज हेल्पिंग बिहेवियर हमेशा वॉलेंट्री होगा, कंपैशनेट एम्पैथी वाला एंड सिंपैथी के साथ, यानी नॉट फोर्स्ड और रिवॉर्डेड। ये सिर्फ आप मदद करते हो क्योंकि आपको मदद करना अच्छा लगता है और आपने उसके बारे में पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप किया है। एम्पैथेटिक होगा क्योंकि कंसर्न रखते हैं आप उसके बारे में, और इससे सोशल हार्मनी स्ट्रेंथन होगी। तो ये 4 कीवर्ड नोट कर लेना, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, so these are the questions I've designed for this session, right? And next class after 30 minutes I will take, but I will take today and I will complete this. I need a break for last 2 hours. I'm taking this class, so मैं एक break लूंगा, and then again I will come live in half an hour. Then you can connect. We will cover some 7 marker and 11 marker questions. That session will not be very long. I will try to cover it up within an hour. बट दीज आर दी थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास। तो ये सारी चीजें प्लीज इसको मेमोराइज करना, रिमेंबर करना, समझना, और जो भी लिस्टिंग की है उसको एक बार पढ़ना। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज मॉडल दे रहा हूँ, जिसके आंसर जो समझा रहा हूँ, ये सारे आपको खुद से भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो यू कैन प्लीज कनेक्ट विथ मी। आई एम अवेलेबल एट ऑफिस नंबर एंड माई नंबर। थैंक यू वेरी मच।